ओके। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जनाब जी कल काफी लोग का कंफ्यूजन है पीडी फैट सैट इमेजेस में और इसमें मुझे एक जनरल सा ये एक मिला है, तो जितना मैं आपको समझा सकती हूँ इस पे वो कर लेते हैं। ठीक है। एक हमारे पास ये देखिए, अगर हमारे पास आपके पास नी का इमेज हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास आप सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि आप जॉइंट फ्लूइड को देखें। ठीक है, जैसे अब ये T1 इमेज है, फैट इसमें हाई होगा, बाकी मसल्स आपको इस तरह के इमेज देंगे और इसमें आपको यहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं नजर आएगा। फिर उसके बाद अगर हम T2 को देखें तो हर जॉइंट में थोड़ा सा फ्लूइड जरूर होता है। तो T1 और T2 को इसी जॉइंट फ्लूइड पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन केस ऑफ अ नी जॉइंट या किसी भी जॉइंट पे अगर आपको एमएसके में लग जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेस ऑफ फ्लूइड भी हो, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो वो तो अलग अपनी जगह पे है कि बोन में अगर कोई लीजन है, कोई पैथोलॉजी है, कहीं पर भी है, सॉफ्ट टिश्यूज में है, लेकिन लुक एट द जॉइंट्स, क्योंकि नॉर्मली जॉइंट्स में ट्रेस ऑफ फ्लूइड होता है। सो अब ये T1 है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फ्लूइड नहीं नजर आ रहा। ठीक है, दिस इज फैट, ये फैट है, इधर होना चाहिए फ्लूइड। और ये T2 है, ये देखिए ये फैट है और ये हमारे पास फ्लूइड है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास इसको ये हमारे पास जो है स्टर इमेज है। ठीक है, दिस इज नॉट प्रोटॉन डेंसिटी, इसको फैट सैट कहा हुआ है, लेकिन ये जो है बेसिकली दिस इज अ स्टर इमेज। स्टर इमेज मैं इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए सारा आपका इमेज ब्लैक है। ठीक है, एंड इट इज इट्स ऑल फैट, इट इज सप्रेस्ड। इट्स बेसिकली जो इन्वर्जन सीक्वेंस यूज हुई है वो जो हम किसी और उसमें हम जब यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइन में यूज कर लिया, कहीं पर भी यूज कर लिया, बेसिकली जो फ्लूइड सप्रेशन सीक्वेंस होती है वही बैकग्राउंड फिजिक्स यूज होती है, लेकिन इसमें हमारे पास फैट सप्रेस हो गए। प्रोटॉन डेंसिटी जो होती है वो आपको ऐसे नजर आएगी। अब ये देखें इस इमेज में, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसमें अगर आप देखें ये आपकी बोन और का जो मैरो होता है, बेसिकली इसमें मैरो आपका ज्यादा सप्रेस होता है और जो आपका फैट होता है वो सप्रेस होता है। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू, जहां पर भी एडिपोज टिश्यू होता है, जो प्रोटॉन डेंसिटी फैट सैट इमेजेस होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो फैट्स होते हैं वो सप्रेस होते हैं। जबकि अगर हमारे पास ये स्टर इमेज हो तो उसमें आपको ज्यादा सब कुछ, जो जितना भी फ्लूइड होगा, सॉरी, जितना भी हमारे पास जो सब कुछ चीजें होंगी, चाहे वो मसल्स हैं, सब कुछ है, फैट्स भी हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी हैं, सब कुछ हमारे पास चीजें सप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, सो ये एक हमारे पास डिफरेंस है इसका। इसकी इमेजिंग, ग्रॉसली इमेजिंग अपेयरेंस में डिफरेंस ये होता है कि ये प्रोटॉन डेंसिटी इमेज ज्यादा ग्रेश होगा आपके पास। ठीक है, और जो स्टर का इमेज होता है वो ज्यादा ब्लैकिश आपके पास आता है। ठीक है, तो ये एक आपके पास डिफरेंस, इसका ग्रॉसली इमेज में डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास इन्हांसमेंट का हो, तो अब इसमें ये देखें, ये जो है ये हमारे पास जो है ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ये सिंपल पीडी फैट सेट है, दिस इज विदाउट कॉन्ट्रास्ट। विद कॉन्ट्रास्ट के साथ कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली एग्जाम सिचुएशन में। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो प्रोटॉन डेंसिटी के लगते हैं पीडी फैट सेट के, वो विदाउट कॉन्ट्रास्ट ही लगते हैं। इट्स वेरी रेयर कि अगर कोई लीजन हो और वो आपको प्रोटॉन डेंसिटी विद कॉन्ट्रास्ट आपके लिए लगाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल पे आपके लिए बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन एग्जाम में इट्स अ बिट चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने स्ट्रेस में इसको आइडेंटिफाई कर ले कि भाई ये प्रोटॉन डेंसिटी इमेज है, दैट इज अ बिग थिंग। फिर आप उसको पे वेसल्स को ढूंढे, क्योंकि इसमें जो होता है आपको एक तो इमेज के साथ नीचे लिखा होता देखते हैं आप। ठीक है, कि हमारे पास जो है विद कॉन्ट्रास्ट लिखा होगा, दूसरा आपके पास जो सॉफ्ट टिश्यूज की जो वेसल्स होते हैं उसमें वो भी इन्हांस करते हैं, जबकि नॉन कंट्रास्ट में वो इन्हांस नहीं करते। नॉर्मली इसके अपने वेसल्स भी इसी तरह ब्राइट आते हैं। तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन इसमें आई डेवलप करने की बात है। मैंने बहुत इमेज ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कोई विद कॉन्ट्रास्ट इमेज मिल जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं। आई ट्राई इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर मुझे कोई भी ऐसी इमेज मिल गई जिसमें आपको मैं विद कॉन्ट्रास्ट और विदाउट कॉन्ट्रास्ट की थोड़ी डिफरेंशिएशन समझा सकूं, तो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो नहीं? अब वील मूव ऑन टू आवर सेशन। मैम एक जी मेरा क्वेश्चन है। जी। T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट और जो स्टर है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? T1 फैट सैट जो होता है ना, उसमें आपके पास फैट सप्रेस होगा, सिर्फ फैट और सप्रेस्ड स्टर? होगा। तो स्टर इज दैट थिंग ना। ओके।
नहीं, T1 फैट सेट पोस्ट कंट्रास्ट की बात कर रही हूँ मैं। T1 फैट सेट। पोस्ट देखिए कंट्रास्ट और स्टर इमेजेस, उसमें भी मतलब जो सारी मैम, चीजें जो उसमें वेसल्स भी हैं वो ऐसे वाइट फ्लूड वाइट मैम, नजर आ रही होती है। एक मिनट एक फ्लूइड मिनट। का फर्क होगा फ्लूड तो मैडम, लेकिन उसमें जो भी लो वेसल्स आएगा हैं, ना। उसमें फ्लूइड, वेसल्स। हाँ, स्टर में जो होता है ना आपके फ्लूइड हाई होता है, T1 में फ्लूइड लो होता है आपका। और वेसल्स मैडम उसमें भी चमक रही होती है कंट्रास्ट में भी, और जो स्टर होता है उसमें भी वो ऐसी वाइट वाइट सी नजर तो आ स्टर रही स्टर आपका होती है। विद में स्टर 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 विद कंट्रास्ट नहीं लगाते। स्टर होता ही बस सिर्फ सीक्वेंस इसके लिए होता है बेसिकली, कोई मैरो एडिमा है या फिर कोई लीजन, उसको मोर कॉन्स्पिशियस करने के लिए लगाते हैं। विद कंट्रास्ट उसमें नहीं होता। विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट आपका T1 T2 और प्रोटॉन डेंसिटी में आते हैं, ठीक है। तो अगर T1 है और उसको आप फैट सेट अगर आप वो करवाना भी चाहते हैं कि भाई इसमें हम देखें कि फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में स्पेशली MSK में, तो वो फिर बेटर ऑप्शन उसके लिए प्रोटॉन डेंसिटी यूज करते हैं instead of using simple fat sat of T1। ओके मैम। ठीक है। मैडम T2FS और स्टार में क्या फर्क होगा फिर? जिस तरह यहाँ T2FS लिखा हुआ है और स्टार, दोनों में T2 फ्लूइड जो है वो तो वाइट आएगा। तो इसमें तो आपका ऐसा फर्क नहीं होता ना, ये तो बस सीक्वेंस आपका फर्क हो गया ना। बेसिकली दिस इज स्टर इज एक्चुअली अ T2 सीक्वेंस जिसमें आपके फैट सप्रेस्ड हो गए। इट इज बेसिकली अ T2 सीक्वेंस। मैम पैरामीटर्स पीडी यही होते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास फैट भी स्प्रेस होती है और फ्लूइड भी स्प्रेस होता है। पीडी इमेज में हमारे पास मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, तो देख लेते हैं। मैम आपके पास ये थोड़ा सा फ्लूइड मैं नजर आ बताऊं। रहा है? फ्लूइड नहीं सप्रेस होगा इसमें। इसमें सिर्फ हमारे पास ठीक पीडी इमेज में जो पीडी फैट सेट इमेज होता है, अगर सिर्फ पीडी इमेज होगी तो उसमें हमारे पास फ्लूइड नहीं, फ्लूइड और ये सारी चीजें हमारे पास उसी तरह नजर आएंगी, उसमें फैट भी सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर पीडी फैट सेट इमेज है तो उसमें फ्लूइड विल रिमेन द सेम, ठीक है, और हमारे पास जो फैट्स है वो सप्रेस हो जाएंगे। स्टर में मैम भी फिर आपका पीडी हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि स्टर का तो डिफरेंस हमें पता चल गया कि बोन मैरो एडिमा या कोई हमें ऐसी ना जो फ्लूइड कंसिस्टेंसी वाली हमारे पास कोई है। it's an additional sequence. It's just an additional sequence to make the pathology more conspicuous because आपके soft tissues में fats होते हैं और आपके bone marrow में fat होता है। Sometimes जो particularly जो stir होता है वो marrow edema के लिए होता है। Sometimes जो आपके adipose tissue में कोई lesion हो वो इतना अच्छा वो आपको नहीं पिक करके देता, especially अगर उसमें abnormal fluid या ऐसी कोई चीज ना हो, ठीक है। लेकिन फैट जो अगर आपके पास कोई ऐसा एबनॉर्मल लीजन जो फैट्स में मौजूद हो, सॉफ्ट टिश्यूज में मौजूद हो, तो वो पीडी फैट साइड पे बहुत ज्यादा उठ के आ जाता है। ठीक है, ये एडिशनल सीक्वेंसेस हैं, मतलब दे आर ऑल हेल्पफुल कि आपको कोई पैथोलॉजी क्लियर आउट हो जाए। जैसे हम ब्रेन में करते हैं, ब्रेन में हम DWI भी करते हैं, ब्रेन में हम T1 भी करते हैं, ब्रेन में हम T2 भी करते हैं, ब्रेन में हम फ्लेयर भी करते हैं, ब्रेन में हम ग्रेडियंट भी करते हैं, ठीक है। तो हर एक इमेजिंग के अपने एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी। अब ग्रेडियंट हर एक हम सीक्वेंस हर MRI में नहीं करते, ठीक है। हर ब्रेन MRI में हम ग्रेडियंट नहीं करते, हम सिर्फ उसमें करते हैं जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कोई ब्लीड है, कोई AVM है, कोई और चीज है, कोई ऐसी चीज है, उसमें हम GRE सीक्वेंसेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह DWI इमेजेस हम एक नॉर्मल प्रोटोकॉल में वो हमारे पास आ जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम DWI का देखना चाहते हैं तो एप्सिस के लिए फॉर एग्जांपल अब ब्रेन में हो गया तो उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इनके अपने हर एक अपने सीक्वेंस के अपने एक पैथोलॉजी में कोई भी पैथोलॉजी हो गई, चाहे वो बोन ट्यूमर हो गया, चाहे वो जॉइंट डिजीज हो गई, चाहे वो रप्चर्स ऑफ लिगामेंट हो गए, ठीक है, उसमें ज्यादा हो जाता है। और प्रोटॉन डेंसिटी इमेज जो होता है ना, जनरली स्पीकिंग, इसमें आपके लिगामेंट्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो ये जो ACL और PCL फॉर एग्जांपल अब नी जॉइंट में ये आपके बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल शोल्डर में है तो सुप्रास्पाइनेटस टियर्स जो होते हैं ये इसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो कोई भी टेंडनस टियर, लिगामेंटस टियर प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस में बहुत अच्छा नजर आता है। स्टर में वो इतना अच्छा नहीं नजर आता, स्टर में आपको लीजन पता पिक हो जाता है। तो अगर आपको लिगामेंटस इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो, आप कोई टेंडन इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो, देन प्रोटॉन डेंसिटी इज ऑन द टॉप। लेकिन अगर आप कोई लीजन को नहीं ढूंढ रहे हो कि लीजन कोई भी अगर आप कहीं पर भी है, चाहे वो मैरो में है चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज में है, देन यू हैव टू लुक फॉर कि भाई हाँ स्टर विल हेल्प यू आइडियली लोकलाइज इट कि हाँ यहाँ पे लीजन और यहाँ पे पैथोलॉजी।
ठीक हो गया? मैडम इसका ना मैंने एक थोड़ी सी और बात पूछनी थी। एज एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जिस तरह ये बहुत मिक्सिंग वाली चीजें होती हैं, वहां पर बैठ के थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर भी होता है। अगर बहुत प्रिसाइजली हम नहीं पिक कर सकेंगे तो वो एज ए बहुत बड़ा ब्लंडर काउंट होगा, या नहीं एग्जामिनर नहीं हेल्प कर देते हैं नहीं थोड़ी सी? नहीं नहीं नहीं, आप अगर एग्जामिनर हेल्प कर देते हैं? सीक्वेंसेस में, अगर आप सीक्वेंसेस में आगे पीछे हो गए दैट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन सीक्वेंसेस में देखें, आप आगे पीछे फॉर एग्जांपल आप T1 T2 में आपको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, स्टर में आपको आगे पीछे, प्रोटॉन डेंसिटी इट्स ओके, ठीक है। लेकिन T1 और T2 और स्टर में आप इसलिए आगे पीछे ना हो क्योंकि इससे आपकी डायग्नोसिस पे फर्क आएगा। इसकी आपकी जो आपको जो डिजीज तक पहुंचना है वो आप नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल MRI में अगर आप स्पाइन देख लें और स्पाइन में आपका मैरो फॉर एग्जांपल T1 पे आप ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये जो वर्टेब्रल बॉडी का मैरो सिग्नल है ये एडजेसेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क से जो है वो लो है, ठीक है। और ये हमारे पास T1 इमेज है, आइडियली इट शुड बी हाई। तो अगर आप वो चीज नहीं पिक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मैरो एबनॉर्मेलिटी को नहीं पिक कर रहे हो। आप फिर ये नहीं पिक करो कि इस पेशेंट को डिफ्यूज स्पाइनल मेट्स है, इसको डिफ्यूज मल्टीपल माइलोमा का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई डिफ्यूज माइलोब्लास्टिक डिजीज चल रही है। तो इसलिए T1 T2 और जो बेसिक सीक्वेंसेस हैं उनको मिक्सअप मत करें। प्रोटॉन डेंसिटी इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग थिंग, अगर आप वो वहां पे मिक्सअप भी कर लेते हैं। वो एक एडिशनल सीक्वेंस है डायग्नोस के लिए। जैसे मैंने आपको कहा है ना, बेसिकली प्रोटॉन डेंसिटी आपके लिगामेंट्स और उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ कहना चाह रहा था अभी कि मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बीच में उसकी बात रह गई। somebody wants to add something? मैम ये कल मैं भी इसी सर्च वगैरह में पढ़ी तो जो कुछ चीजें मुझे इस तरह से कि जो स्टर होता है ना उसमें जी। एनाटमी ब्लर हो जाती है कम्प्लीटली। जैसे वो T2 वेटेड इमेज का जैसे इनहोमोजेनेसिटीज वगैरह की वजह से वो आपकी एनाटमी ब्लर हो जाती है, लेकिन T2 में आपको वो सही। और जो PD है, PD बिटवीन T1 और T2 है, तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो जो है इस तरह से आपको वाइट नजर नहीं आएगा, होता है नजर आता है जिस तरह से आपको T2 में, बल्कि वो एडजेसेंट जो फैट होता है उसकी तरह आपको नजर आता है। लेकिन इसकी एनाटमी जो है वो इसी तरह आपको क्लियर नजर आती है जिस तरह T1 की आती है। Anatomy is very clear. This is no doubt in that. PD fat sat या PD proton density images में आपकी जो MSK की anatomy होती है वो बहुत clear हो जाती है. It's very वो outline एनाटमी लाइक conspicuous हो जाती T1, है. और लेकिन इसमें फ्लूइड हाई सिग्नल आता है लाइक T2। हाँ, लेकिन सिग्नल वो इसमें इस हाई तरह होता है. ब्राइट आपको हाँ, इस तरह ब्राइट आपको नजर नहीं आता है जिस तरह T2 में, बल्कि ये जो है वो इंटरमीडिएट सिग्नल दे रहा होता है। इस तरह से अगर आपके पास कोरोनल पेल्विक इमेजेस हैं MR के, तो उसमें ब्लैडर और एडजेसेंट फैट के साथ आप T1 वो और T2 को कंपेयर ब्लैडर करें तो उसमें ब्लैडर पेल्विक में तो आप पिक कर सकते हो। ब्लैडर पेल्विक में आपके पास जो है हाँ ब्लैडर होता है, आप उस पे ब्रेन में आपके पास सब उसमें वेंट्रिकल्स हैं. T1 और PD इस तरह से कि जो T1 है उसमें बिल्कुल ब्लैक होता है और जो PD है उसमें ग्रेश होता है बजाय ब्राइट या लो होने। जी, ठीक है। तो दिस इज अ गुड पॉइंट। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको जनरली भी कहा है कि अगर आपके पास प्रोटॉन डेंसिटी इमेज लगेगी तो वो प्रिडोमिनेंटली फॉर द लिगामेंटस टीयर्स होगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं ACL टीयर आपको डायग्नोज करवाना चाहूंगी, तो वो ACL टीयर के लिए जो है फिर प्रोटॉन डेंसिटी ज्यादा ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो स्टर इमेज होता है, स्टर इमेज में नॉर्मली भी ACL में हाई सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना कि ये टीयर की वजह से या इसके अपने एबनॉर्मल सिग्नल से बड़ा वो डिफिकल्ट हो एनाटमी जाता है। बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है मैम, इनहोमोजेनेसिटीज की वजह जी, से एनाटमी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। चलें जी, चलें। आई होप्स बेटर हो गया हो। अ, कल के जहां से हमने किया था थोड़ा सा उसके बैक पे चल के फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी आपको? जी मैम। ओके, ये कल का हमने थोड़ा सा पीछे चल के रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू आवर इन्फेक्शन पार्ट।
कल हमने स्पाइन में भी ये चीज पढ़ी थी कि हम अगर प्लेन एक्सरे देख रहे हैं और प्लेन एक्सरे पे हम इंटरवर्टेबल डिस्क देखेंगे तो इंटरवर्टेबल डिस्क स्पेसेस नॉर्मली अगर एक यंग बंदा है जिस तरह में इस स्पाइन से नजर आ रहे हैं कि इसमें कोई डिजेनरेटिव ऑस्टिफाइट्स नहीं है, तो उसमें हमें हमें वी शुड लुक एट द इंटरवर्टेबल डिस्क स्पेसेस कि वो हमारे पास प्रिजर्व्ड हो, वो नॉर्मल हाइट्स की हो। कहीं पर भी रिड्यूस हो रहे हैं तो वहां पर पे हमें प्लेन एक्सरे पे स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस का सस्पेशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास प्लेन एक्सरे लग रहा है तो प्लेन एक्सरे ऑफ द स्पाइन स्पेशली, तो आपने एक तो वर्टेबल बॉडीज की हाइट को देखना है कि कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद इंटरवर्टेबल डिस्क स्पेसेस को देखना है कि वो हमारे पास प्रिजर्व्ड है। फिर उसके बाद आपको ये पेडिकल्स नजर आते हैं, ये आपने देखने हैं कि यहाँ पर कोई लीजन तो नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है पीछे अगर स्पाइनस प्रोसेस में कोई चीज आपको नजर आ रही है, कोई एनीथिंग, देन यू कैन कमेंट ऑन इट। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको स्पाइनल एक्सरे लगा देते हैं और यहाँ पर कोई वाइडनिंग होती है कि ये कोई जो एग्जिटिंग फोरामन है वहां पे कोई लीजन होता है, फॉर दैट आपको डिटेक्शन के लिए कि आप फर्दर उस केस को कैसे लेके जाते हो। सो इफ आई से कि आपके पास प्लेन एक्सरे स्पाइन लगे तो लुक एट द वर्टेब्रल बॉडीज, एक एक वर्टेब्रल बॉडी को आप इस तरह देखें, ठीक है, एक एक वर्टेब्रल बॉडी को। जब आप सारी वर्टेब्रल बॉडीज को देख ले फिर उसके बाद एवरी सिंगल इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस को देखें। फिर उसके बाद देन कम टू ऑल द पेडिकल्स, पेडिकल्स के बाद जो उसके एग्जिटिंग या फॉरमन है उसको देखें। फिर उसके बाद आपके जो स्पाइनस प्रोसेसेस आ रहे हैं उसको देख लें, ठीक है। एंड देन इफ यू कैन सी कि यहाँ पे एंटीरियरली कुछ तो पड़ा नहीं है, समटाइम्स यहाँ पे कोई एओर्टिक मास पड़ा हो सकता है, कोई एओर्टिक एन्यूरिज्म आपको दिखाना चाह रहे हैं, या पे कोई लिम्फोमा की सॉफ्ट टिश्यू मास हो सकता है जो आपको स्पाइनल उस पे एक्सरे पे दिखाना चाहते हैं कि आपको उस तरफ से लेके जाएं, प्रोसीड करें फर्दर कि यू विल पिक इट और नॉट। सो दीज आर द थिंग्स यू विल लुक ऑन द लंबर स्पाइन एक्सरे या फिर कोई स्पेशली लंबर स्पाइन एक्सरे ऑन द लैटरल रेडियोग्राफ। अच्छा जी, ये हमारा इसी पेशेंट का था, एमआरआई था जिसमें हमने देखा था कि इसका जो है L5S1 पे जो है डिस्क में चेंजेस है, लो है T1 पे, हाई है T2 पे, और स्पेशली जो हाई सिग्नल डिस्क के अंदर आ रहा है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली डिस्क के अंदर हाई सिग्नल आपका नहीं आना चाहिए, स्पेशली अगर वो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पे इनहांस कर रहा है। फिर इसके साथ एसोसिएटेड एक्स्ट्रा ड्यूरल हम देखते हैं कंपोनेंट के, एक्स्ट्रा ड्यूरल कोई चीज तो नहीं है, एक्स्ट्रा ड्यूरल है या पैरावर्टेब्रल कोई कंपोनेंट, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट नहीं है, वो हम T1 को और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे कि वो इनहांस तो नहीं कर। अब जैसे इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ड्यूरल कंपोनेंट है जो कि अगर आप T1 के साथ कंपेयर करें तो वो इनहांस कर रहा है। तो स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस जो होता है वो हमारे पास बैक्टीरियल ट्यूबरकुलस दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरियल जो होता है वो इट्स एक्यूट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस होता है, उसमें ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस, एक लेवल पर होता है। साथ में एडजेसेंट वर्टेब्रा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके साथ एडजेसेंट वर्टेब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। और इसके अलावा जो इसका एक्स्ट्रा वर्टिब्रल कंपोनेंट होता है दैट इज लेस स्मॉल, जो हम कहते हैं कि अगर अगर पैरावर्टिब्रल एब्सेसिस है, लेकिन ट्यूबरकुलस में दैट इज अ स्लो प्रोसेस, उसमें बहुत बड़े बड़े प्री एंड पैरावर्टिब्रल एब्सेसिस हो सकते हैं आपके पास, डिस्क स्पेसेस प्रिजर्व्ड होती हैं टिल द वेरी लेट, और उसके बाद हमारे पास स्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो चल रहा था। अब इसमें देखें सीटी पे आपके देखें इरेगुलरिटी ऑफ द डिस्क स्पेस है, डिस्क हाइट रिड्यूस्ड है। नॉर्मली डिस्क आपके पास ऐसे स्मूथ आनी चाहिए कि यंग बंदे में ऐसे जिस तरह एक जो हम एक फिश की तरह अपीयरेंस होती है, इट शुड बी लाइक दैट। तो ये दिस इज अ साइन कि आप यहाँ पे सस्पिशियस हो कि कोई स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस का प्रोसेस चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैरो एबनॉर्मेलिटी है T1 पे, नॉर्मली मैरो हाई होना चाहिए एडजेसेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस से। अब इसमें भी देखिए ये डिस्क हाइट रिड्यूस्ड है और एबनॉर्मल सिग्नल्स, हाई सिग्नल्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज, वी हैव रेड अबाउट इट यस्टरडे कि अगर जिसमें इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बातें रिपीट करने की ये है कि टीबी इन्फेक्शन जो होता है वो सब लिगामेंटस स्प्रेड होती है, इट मे इन्वॉल्व मेनी लेवल्स, डिस्क स्पेसेस में प्रिजर्व्ड होती है, लैक ऑफ स्क्लेरोटिक रिस्पॉन्स होता है, ये जो स्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं ये आपका बैक्टीरियल में ज्यादा कॉमन है, और थोरासिक लंबर ज्यादा प्रीडोमिनेंस हो सकता है। बैक्टीरियल बैक्टीरियल और लोकेशन वाइज हम कहते हैं कि ओके जो लंबर है और थोरासिक रीजन है यहाँ पर टीबी ज्यादा कॉमन है, और सर्वाइकल में जो होता है वो हमारे पास बैक्टीरियल ज्यादा कॉमन होता है। बट इट्स लोकेशन, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोकेशन पे जाए, यू हैव टू लुक ऑन ओवरऑल अपीयरेंसेस। फिर उसके बाद जो रिकरेंट ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, इट कैन मिमिक बाय स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस, लेकिन वो डिस्क स्पेस को क्रॉस नहीं करता, बिकॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस मींस बोन इन्फेक्शन, जबकि डिस्क स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस मींस कि देयर इज अ इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइन वर्टिब्रा एज वेल एज एडजेसेंट डिस्क।
तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है। और फिर उसके बाद कंट्रास्ट एनहांस एमआर हैज टू आइडेंटिफाई एन एब्सेस विद द डिस्क एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल थोरैसिक लेवल पे आपकी ये लीजन है तो वो कॉर्ड को के साथ क्या कर रहा है, तो वो अर्जेंट आपके रेफरल हो जाएगी या फिर नॉन अर्जेंट होगी। फॉर और दूसरी एक और चीज इस पे इंपॉर्टेंट बात ये है जो सर्जन्स के लिए होती है कि आपके पास फ्लेगमन है या एब्सेस है। ठीक है, अब एब्सेस और फ्लैगमन में क्या फर्क होता है, अब ये अगर हम पीछे चले जाएं और इस इमेज को देखें, मैं यहाँ पे आपको देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इमेज है, आपके पास सर्जन आता है, वो कहता है कि भाई आप मुझे बताओ कि इसके साथ एक्स्ट्रा ड्यूरल कॉम्पोनेंट है। आप कहेंगे हाँ इसमें तो एक्स्ट्रा वर्टिब्रल एक्स्ट्रा ड्यूरल इनहांसिंग कॉम्पोनेंट है। ओके ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू। अब वो सर्जन आपसे पूछता है कि मैं इसको ड्रेन कर सकता हूँ। द थिंग इज दैट कि अगर वो एब्सेस है तो वो ड्रेनेबल है, बट इफ इट इज अ फ्लेगमन इट्स नॉट ड्रेनेबल। अब एब्सेस और फ्लेगमन में क्या फर्क होता है कि एब्सेस जो होता है वो पेरिफेरली इनहैंसिंग होगा और सेंट्रली लो होगा, जबकि फ्लेगमन पूरा का पूरा इनहैंस करेगा। तो फ्लेगमन आप नहीं ड्रेन कर सकते, जबकि एब्सेस आप ड्रेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हम इस जनरली सारी चीज को हम एब्सेस बना देते हैं। तो अगर आप स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस रिपोर्ट कर रहे हैं तो यू विल से कि देयर इज एसोसिएटेड एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस फ्लेगमन। तो दैट स्पेसिफाइज कि भाई ये चीज ड्रेनेबल नहीं है, इसको आप मेडिकली ट्रीट करो। बिकॉज इवन अगर आप सिरिंज डालोगे स्पाइन के अंदर ये निकलेगा नहीं, बिकॉज दैट इज बेसिकली अ थिक ऑर्गेनाइज टिश्यू जो कि इन्फेक्टिव टिश्यू होता है। जबकि एब्सेस जो होता है दैट इज एन इंटरनल लिक्विफाइड पार्ट और पेरिफेरली इनहैंसिंग होता है। सो दे ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि एब्सेस और फ्लेगमन में क्या फर्क है। ठीक है, उसके बाद हमने सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा। जनरली जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस होती है वो ये होती है कि जॉइंट स्पेस आपका जो होता है वाइडेंट हो जाता है और उसके साथ एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है और पेशेंट सिवियर पेन, फीवर और जो हॉट एरिया होता है उस जगह पे आपके पास आता है। दैट इज एन इमरजेंसी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इसमें बहुत ज्यादा जॉइंट इफ्यूजन होती है। सो यू हैव टू अर्जेंटली ड्रेन द फ्लूइड। तो एक तो पेशेंट को उसको रिलीफ भी मिल जाएगा, दूसरा वो जितना फ्लूइड आप हटाएंगे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट कम हो जाएगी और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक भी पेशेंट को वक्त पे स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे ये तो लेट स्टेज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस है, बिकॉज यहाँ पे जॉइंट ऑलरेडी मिड फेज तक चला गया, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जॉइंट स्पेस जो है वो हमारे पास काफी हद तक रिड्यूस्ड है, सब आर्टिकुलर ल्यूसेंसीज आ गई हैं, इरेगुलरिटी है, कुछ डिस्ट्रक्शन है। दिस इज अ बिट एडवांस स्टेज, बट इन द अर्ली फेज यू कैन स्टॉप एंड प्रिवेंट द जॉइंट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफोरियस होता है। ठीक है, ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो हमारे पास जो होती है, अगर फॉर एग्जांपल अर्ली फेज में हम देखें तो उसमें भी पेन होता है, हिप पेन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो चीज होती है उसमें एबनॉर्मल सिग्नल्स जो होते हैं वो फीमोरल हेड में होंगे। ठीक है, स्पेशली एमआर पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो फीमोरल हेड पे होंगे। इसमें जो आर्थराइटिस में जो सिग्नल होंगे वो दोनों साइड्स ऑफ द जॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा उसमें मसल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें हमारे पास मसल इन्वॉल्वमेंट सेप्टिक आर्थराइटिस में इस तरह हो सकती है कि हमारे पास कोई सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस हो गया इसके साथ एडजेसेंट, और फोकल कोई हमारे पास अगर कोई जो है कोई और अगर हमारे पास लीजन है या कुछ और, अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो ये लीजन है आपसे, तो फिर उसकी इन्हांसमेंट पैटर्न पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल वो इन्हांसमेंट पैटर्न जो है वो एब्सेस की तरह है, इन्फेक्टिव उसकी लुक हो रही है, फिर कोई सॉलिड लीजन की इन्हांसमेंट है। तो ये चीजें आपको लुक करनी होगी व्हेनेवर यू आर रिपोर्टिंग अ सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक हो गया, ओके। जी, कैंडिडेट 1 है। क्वेश्चन है मैम, जी जी, अगर जुवेनाइल आर्थराइटिस है और मैम सेप्टिक आर्थराइटिस है, इन्हें किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? कहाँ पे जुवेनाइल आर्थराइटिस? हैंड में मैम फॉर एग्जांपल नी में अगर आ गया है, या फॉर एग्जांपल नी में आ गया या और किसी जॉइंट में देखें, आ गया, एक तो सबसे पहली जुवेनाइल। बात तो ये है कि जुवेनाइल आर्थराइटिस और इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। जुवेनाइल आर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक और स्लो प्रोसेस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सेप्टिक आर्थराइटिस मैंने अभी आपको कहा कि इट इज एन एक्यूट प्रोसेस में स्वेलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ पेन बहुत ज्यादा होगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होती है जॉइंट की।
ठीक है। जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे जबकि आपके पास जुवेनाइल आर्थराइटिस अगर आपको याद हो तो उसमें बल्बस कॉन्डाइल्स हो जाते हैं, इंटरवाइडेंट जो नॉच होती है वो वाइडेंट हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हो। क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेप्टिक आर्थराइटिस में, कि पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट कैसे कर रहा है, एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग 1 महीने से 2 महीने से उसको पेन हो रहा है, ठीक है, नी जॉइंट में। क्योंकि अगर जुवेनाइल आर्थराइटिस है तो इट्स वो उसको पेन इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि उसके साइनोवियम में प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से उसकी सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो उसके कॉन्डाइल्स बड़े हो रहे हैं, उसका इंटरकॉन्डाइलर नॉच वो सारा प्रोसेस थोड़ा स्टेप वाइज चल रहा है। जबकि बैक्टीरियल जो होता है वो, या आर्थराइटिस, एक्सेप्टिक आर्थराइटिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड एक्यूट प्रोसेस। उसको इन्फेक्शन हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन बॉडी हो गई, कुछ चला गया, उसकी वजह से जॉइंट में इन्फेक्शन हो गई है, तो वो विद इन अ वीक या विद इन 3-4 डेज आपके पास वो चीज प्रेजेंट करेगी। ठीक है, थैंक यू आपके मैम। पास ये वाले फीचर्स नहीं होंगे कि बल्बस कॉन्डाइल्स है, इंटरकॉन्डाइलर नॉच है। दूसरा, आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस में बहुत ज्यादा अर्ली फेज में जबकि उसमें आपके पास इफ्यूजन नहीं होती, उसमें synovial proliferation बेसिकली उसका फीचर होता है। क्योंकि जुवेनाइल आर्थराइटिस बेसिकली यू विल से picture same image of a rheumatoid arthritis but in children under 16। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। चलें जी। ओके, कैंडिडेट 1 जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, है कैंडिडेट 1? Yes, ma'am. I'm provided with MRI of bilateral sacroiliac joints, coronal views, T1 and star images. Okay, in which I can appreciate there are altered signals appreciated on the star images in the left sacroiliac joint on the ilial as well as the sacral side. However, the right sacroiliac joints appears unremarkable. The joint spaces is a bit widened on the left, and Okay. however, visualized part of the spine is unremarkable. Rest of the visualized soft tissues are unremarkable. So this is the case of unilateral sacroiliitis. Okay. And इसमें मैम I would like to keep the differentials of infection on the top. Okay. No significant effusion is appreciated. मैम TB हो सकता है इसमें, can be pyogenic, and gout में भी मैडम होता है unilateral. Okay. और कोई और क्या differential? How will you differentiate it from sacroiliitis related with spondyloarthropathies? मैम अभी मेरे पास ये पेशेंट है, आप मुझे बताएं, मैं आपके पास, मैं एक सर्जन, मैं आपकी क्लिनिशियन हूँ, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, यू टेल मी, मैं इस पेशेंट की क्या वर्कअप करूँ? मैं स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथीज के लिए वर्कअप करूँ या फिर मैं इसके लिए कोई लैब्स टेस्ट करूँ कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए मैं ट्रीट करूँ, मैं क्या करूँ? CRP एंड ESR लेवल्स इसका हम चेक कराएंगे, और अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं तो फिर हम RA फैक्टर एंड CRP HLA एंड ESR बड़े नॉन स्पेसिफिक से टेस्ट हैं, एक्यूट स्पॉन्डाइलो आर्थरोपैथीज में वो भी रेज्ड होते हैं। ओके मैम। मैम और इससे हम हिस्ट्री लेंगे, फीवर और एक्यूट ऑनसेट किस तरीके से, अगर हिस्ट्री है, क्लिनिकल कोरिलेशन, ओके, और एनी फिर इमेजिंग पॉइंट डिफरेंशिएटिंग हो सकता है? मैम राइट वाला तो जॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है, यूनिलेटरल में फिर इसमें मतलब जो एसिमेट्रिकल वाले कॉजेज आ जाते हैं, फिर वो डाल सकते हैं चलें, वी विल कम बैक टू इट, नो प्रॉब्लम। स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के। ठीक है, इसको बताइए। I'm provided with MRI of axial section, forearm. Leg है कि forearm है मैडम? फोरआर्म है। Forearm. T1 post contrast and stir image, in which I can see an altered signal intensity area within the muscles,
of the anterior compartment of the flexor compartment of the forearm, which appearing iso to hypo on T1, hyper intense, showing enhancement on T1 post contrast images, and मैम पोस्ट कंट्रास्ट सेकंड है कि थर्ड वाला? कंफ्यूजन आप मुझे मैम, जो बताओ आपको आखिरी क्या लग इमेज रहा है है? दैट इज पोस्ट कंट्रास्ट, लास्ट वाला जो है वो पेरिफेरली एनहांसमेंट हो। ओह, दैट इज स्टर। हम्म दैट सेकंड इमेज इज, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट. मैम बहुत कंफ्यूजन हो रही है। Second image is सेकंड post इज पोस्ट contrast. कंट्रास्ट Look at एंड these vessels. लास्ट वन Can, इज द can स्टर। you see ओके these ओके, vessels? ठीक है, एक तो vessels जी को जी आप मैम। देख लें. ठीक है, और इसमें देखिए स्टर, इसलिए ये देखिए इसमें ये यहाँ पे सप्रेशन हुई है ना. ओके सर, ठीक है मैम। मैम, तो इट इज शोइंग एनहांसमेंट ऑन द पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस with peripheral edema within the adjacent muscles on the stir image. So, ma'am, this is likely an aggressive process. I would keep the differentials of it can be a schwannoma, and ma'am, infection की तरफ less likely है because पूरा अगर जो अगर अंदर अगर lesion अगर है that is मैं enhanced. थोड़ा सा इसको अपनी स्टेटमेंट को दोबारा रिफ्रेश करना चाहूंगी. दिस इज T1, ओके, Yes. and if I say this is T2, okay, and this is your stir, because And this if is a this cystic is lesion, a fluid if this was post contrast, then it should be like similar to T1 and enhancement होनी चाहिए, लेकिन ये different है. So, ma'am, then this can be fluid signal intensity है मैडम, और T1 पे low, T2 पे high and peripheral. तो मैम ये abscess भी हो सकता है intramuscular. It can be a hematoma if there is history of trauma. ये hematoma भी हो सकता है जिसके साथ कुछ inflammatory Okay. changes हो रहे हैं. इसका हम तो ये दोनों की फर्दर पोस्ट कॉन्ट्रास्ट कराएंगे, उसमें हम देखेंगे. लेकिन yes, अगर yes. फॉर एग्जांपल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पे इनहेंसमेंट हो गई इस लीजन की, ठीक है, T1 पे लो है, T2 पे हाई है, और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पे इनहेंसमेंट होगी, तो व्हाट विल बी योर डिफरेंशियल्स देन? पूरा enhance कर रहा है मैडम या peripheral enhancement? पेरिफेरल इनहेंसमेंट हो रही है. मैम फिर ये abscess collection हो सकती है. Why not hematoma? Intramuscular. Yes, ma'am, hematoma can also enhance to some degree. But peripheral enhancement How can you differentiate between them on imaging, on imaging? hematoma, and ma'am, I will take the history of trauma or any Tra- intervention. ट्रॉमा First नहीं of all, हुआ, इंटरवेंशन भी नहीं हुई. okay. Ma'am, T1 पे high आना चाहिए वैसे तो blood, but वेरिंग एजेस का हो सकता है, तो वो T1 पे मतलब वो उतना स्पेसिफिक नहीं है, वो लो भी हो सकता है. और मैम एनहांसमेंट का मुझे नहीं समझ आ रहा कि एनहांसिंग इमेजेस पे मैं हेमाटोमा चले और इस एब्सेस पे को बात करते कैसे हैं, इस पे बात करते हैं, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी. Yes, चले ma'am. इसको डिस्क्राइब करें. I'm provided with MRI. I'm provided with X-ray of right wrist joint, लेफ्ट. left, lateral and frontal views of an adolescent patient, in which I can see there is a lytic area seen in the distal diaphysis with peripheral sclerosis of distal radius, with however the overlying soft tissues appears unremarkable. Blurring of the fat planes है madam. Internal lucency hai with surrounding cortical thickening and sclerosis. However, the visualized ulna and visualized part of the wrist, carpals and the metacarpals are very much normal. So on the top, I would keep the differential of an infection, an aggressive process, likely an infection. I would correlate with the history and go for an MR next to further support my findings. So what's your diagnosis? Ma'am, aggressive process है, likely infection, osteomyelitis.
कोई एनी पर्टिकुलर चीज इसको नाम देना चाहेंगे ऑस्टियोमाइलिटिस में? ब्रोडीज एब्सेस बनना हुआ लग रहा है मैडम, टनलिंग हो रही है। ये इसका GMR है। Okay, I'm provided with MRI of distal forearm, including the wrist, stir images और से and देखें, स्टर है। T1 fat cell post contrast images, हम्म, and मैम ऊपर वाली जो एक्सियल है, नीचे वाले थी मैम स्टर है मैडम, पोस्ट कंट्रास्ट। वेट, दिस इज T1। ओके, ओके, हाँ, सेकंड ठीक वन है क्या? इज टी। ये T1 है, और ये आपका स्टर बाकी है। तीनों तो एक। ओके, ये T1 है, ये स्टर है, ये PD फैट सेट है। ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट है, ये विद कॉन्ट्रास्ट है। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि विद कॉन्ट्रास्ट ओके विद मैम। सो कैसे होता है, ठीक है? there is an well-defined altered signal intensity area in the intramedullary location of the distal diaphysis of the radius, which is appearing hyperintense on the stir, showing peripheral enhancement. There is edema and enhancement in the adjacent muscles as well, and so I would no measurable collection is seen within the muscles or within the bone. So this is a case of osteomyelitis, and this is the Brody's abscess. Okay, fine. And what is this sign called? It's tunneling sign. Okay, ठीक है, चलो इस पे आते हैं। मैम टनलिंग कहते हैं इसको। इसको डिस्कस करते हैं जी। कैंडिडेट 2 है। ओके, कैंडिडेट 2 है जी। कैंडिडेट 3। Candidate 2, I was assigned yesterday. Today, I don't know. अगर नहीं है कैंडिडेट 2, आई नहीं है, तो आप ले लें, ठीक है? चले जी, आप हो जाए Okay. जी। इसको डिस्क्राइब करें। Okay. I'm provided with the, I will start from the radiograph leg, right leg, where I can see the significant periosteal reaction along with the, there is central lucent area in the medullary cavity, as well as surrounding sclerosis is there. There is, apart from the breach, apart from the periosteal reaction, I cannot see any breach in the cortices. Fibula appear unremarkable, adjacent joint appear unremarkable, soft tissue involvement I cannot appreciate very well in this given image. So I will go through the orthogonal view also for better delineation, and for keeping in view the findings. My inference is infection, chronic infection. First tell Chronic, me, it's aggressive or it's a non-aggressive lesion? it's aggressive because there is significant periosteal reaction is there. Okay. It's aggressive, and so I'll go through the clinical history of the patient. Previous imaging is there. I will review, and will recommend MRI right leg. Okay. for the ये सेम पेशेंट नहीं है, अनदर पेशेंट है जिसका MR है। सो व्हाट डू यू सी ऑन MRI? MRI knee joint. When I can see the stir image and T1 weighted image, where there is a lesion seen in the distal femur, which finger-like projection is extending into the epiphysis. The lesion seen in the diaphysis and the finger-like projection is extending into the epiphysis, which appear hyper intense on stir image. There is significant surrounding bone marrow edema I can see. So it is also representing the infection with the Brody's abscess, and with the Brody's abscess with tunneling. Okay. So So
So you are sure about this? This is infective now. Yes, yes. Okay. Okay. What about the inflammatory markers? Will you check them? How will they be raised? Normal? It will be raised, definitely. Yes, I have to go through the clinical data of the patient and it will be raised. Okay. Can you explain this one? Okay, I'm provided with the radiograph lumbar spine, dorsal-lumbar spine lateral projection and the frontal projection, where I can see there is bulkiness of the right psoas muscle with some calcific densities within it, as well as the calcific densities are also seen in the left psoas muscle. And the lateral view, I can see the destruction of the wedging of the mid-dorsal spine with loss of intervertebral disc spaces and angulation of the dorsal spine, suggesting gibbous. So correlating the finding in the both X-ray, this is leading to the tuberculous spondylodiscitis. However, it is seen that it is mentioned that intervertebral disc are spared, but there is a loss of intervertebral disc space and gibbous formation, along with the POTS abscess, and along with the abscess, bilateral psoas abscess. Okay. What will you do next? So I will inform my finding the clinical physician and recommend urgent isolation of the patient, go through the previous imaging and labs of the patient, and also recommend the the screening of the contacts of the patient also. Okay. Okay. Isko describe it. MRI sagittal and axial images of dorsal-lumbar spine, where I can see there is a T1 weighted, T2 weighted, and there's post-contrast in the middle axial image. So I can see the altered signal intensity of the lower dorsal spines, along with the loss of disc space, and there is prevertebral collection, subligamentous prevertebral collection is seen, which appears in the axial images. There is enhancement of the solid enhancement of this inflammatory collection, as well as there is a non-enhancing part. So it contains both phlegm and abscess formation. But there is no significant epidural collection or cord involvement I can see. So I will go through the lab marking of the patient. Previous imaging is there, and as well as I will check the X-ray chest also if there is any changes in the lungs is there. So my top inference is also the spondylodiscitis, most likely tuberculous spondylodiscitis. Okay. So what will you do next? Inform the clinical physician, isolation of the patient, and screening of the contacts. Okay. A post-contrast study is there. Yes. Okay. Okay. Backache and fever. So I'm provided with a limited view of lumbosacral MRI images of lumbosacral spine, sagittal and axial views, where I can see there is altered signal intensity in the all T2 stir at T1, and contrast enhance images with loss of disc space, and there is a significant contrast enhancement of the this S1 and S2 vertebrae, and there is some subligamentous increase, subligamentous enhancement of the
collection is there, but on axial view, I can see there is no epidural extension, but there is prevertebral collection is there, which appears to be enhanced. And Okay. so again, spondylodiscitis with Okay. Which type? fragment. This is most likely bacterial. Okay. There is phlegmon or abscess? There is phlegmon. Any drainable abscess? No. गुड। ओके, ठीक है, चले जी, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने माइक म्यूट कर लीजिए। कैंडिडेट 1 का था ना ये केस। अच्छा, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हमारे पास स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के साथ है या फिर ये हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस है। एक बात तो ये है कि हमेशा याद रखें कि सेप्टिक आर्थराइटिस हो वो हमेशा एक जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, सिंपल एक रूल है, एक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, सेप्टिक आर्थराइटिस आपका ये है। जो हमारे पास स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज हैं वो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट करते हैं बट वो एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें आपका राइट सैक्रोइलियक जॉइंट कंप्लीटली स्पेयर्ड है, so that is one thing which goes against the favor of the spondyloarthropathy जो psoriatic है या फिर ankylosing है या फिर रीटर्स है, जो भी हमारे पास है, या inflammatory bowel disease के साथ जो asymmetrical sacroiliitis होता है उसके अगेंस्ट जाता है। दूसरी बात ये कि सिग्नल्स और ये सारी चीजें सैक्रोइलियाइटिस दोनों में होंगी, लेकिन जो वाइडनिंग ऑफ जॉइंट होती है, जो फ्लूइड सिग्नल्स जो होते हैं और स्पेशली जॉइंट स्पेस वाइडेंट होती है वो सेप्टिक आर्थराइटिस में होती है, वो हमारे पास स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज में नहीं होती, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा नहीं है आपके पास वाइडनिंग, लेकिन इसमें जो चीज फेवर करी है सेप्टिक आर्थराइटिस वो इसकी यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट करी, बिकॉज राइट साइड इज कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक। So this was a septic arthritis which was involving the left SI joint. It is a very rare infection, pyogenic 1 to 2% of all infection होता है। Same Staph aureus is the cause। हर जगह पे बॉडी पे मोस्ट कॉमन जो arthritis होते हैं वो Staph aureus से होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? Bilateral sacroiliitis includes ankylosing spondyloenteropathic spondyloarthritis, लेकिन वो bilateral होते हैं and this is unilateral, ठीक है। MR findings bone marrow signal abnormality on both sacral and iliac sides of the joint होते हैं and typically they involve the mid inferior portion of the joint, मतलब वो इस जगह को आपके ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, मिड पार्ट को, ठीक है। irregular widening of the joint space and intra-articular fluid, तो joint space widened होती है। जो ankylosing spondylitis या जो spondyloarthropathies होती है उनमें joint space narrow होती है, उसमें erosions होती है। इनमें जो होता है joint space widened होती है, उसमें fluid होता है। तो ये difference हो गया। Associated intramuscular abscesses or myositis are common and can be better appreciated on post-contrast MR and CT. Joint fluid literally typically does not enhance. Presence of gas suggests infection. However, intra-articular gas can be seen with previous articular trauma or vacuum phenomena in osteoarthritis. These are another things. But in general, if we keep things simple, तो अगर आपके पास जॉइंट स्पेस वाइडनिंग है, आपके पास फ्लूइड है और आपके पास यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, तो सेप्टिक आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। The erosion seen in seronegative spondyloarthropathies with associated marrow edema can mimic sacroiliitis, infective one, but the presence of joint fluid and the intramuscular abscesses should point towards the infective etiology, ठीक है। तो ये इसको हम इन दो चीजों पे डिफरेंशिएट करेंगे कि जॉइंट स्पेस वाइडनिंग, जॉइंट स्पेस में फ्लूइड और साथ में कोई पैरा जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं ऑफ द जो पैरा आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं उनमें एब्सेसेस हैं जो कि स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज में नहीं होते। T1 T2 यहाँ पे और टीबी भी हो सकता है ना मैडम, यूनिलेटरल सैक्रोलाइटिस, टीबी हो सकता है, लेकिन ट्यूबरकुलस। टीबी हो सकता है, लेकिन टीबी के साथ आपके बड़े एब्सेसेस होंगे, ठीक है। टीबी कहीं पर भी होगा, चाहे वो स्पाइन में हो, चाहे वो सैक्रोइलियक जॉइंट में हो, कहीं पर भी हो, ओके, उसके साथ पैरावर्टिब्रल कंपोनेंट ज्यादा इसके होता है, साथ कलेक्शंस भी होंगे यानी, तो फिर हम सोच रहे हैं कलेक्शन ठीक है। ज्यादा होंगी, ठीक है। कहीं ओके, स्पाइन में स्पेशली इफ देयर इज अ ट्यूबरकुलस प्रोसेस गोइंग ऑन, तो वो हमारे पास कलेक्शन ज्यादा करेगा, ठीक है। और यू कैन कीप इट इन अ डिफरेंशियल, आप डिफरेंशियल में बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इन्फेक्टिव सैक्रोइलिटिस है, विच कैन बी पायोजेनिक, विच कैन बी ट्यूबरकुलस, ठीक। ओके मैम। अच्छा, इसमें हमारे पास T1 T2 और ये स्टर था। अब इसमें ये देखिए लो ऑन T1 हाई T2, मैंने आपसे पूछा कि भाई ये हेमाटोमा हो सकता है इन्फेक्टेड, देखिए अगर ये लो ऑन T1 है एंड हाई ऑन T2 है तो मोस्ट लाइकली दिस इज गोइंग इन द फेवर ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, अगर पेरिफेरल एनहांसमेंट हो रही है, पेरिफेरल एनहांसमेंट आपकी हेमाटोमा में भी हो सकती है और आपके एब्सेस में भी हो सकती है।
हेमाटोमा अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक है तो उसके साथ आपका इतना सॉफ्ट टिश्यू एडिमा आ सकता है, जिस तरह इसमें सॉफ्ट टिश्यू एडिमा है, ठीक है। और अगर आपके पास अगर एब्सेस है तो एब्सेस में भी सॉफ्ट टिश्यू एडिमा होता है, तो आप उसका फर्दर ग्रेडियंट इमेजिंग कर सकते हैं। ग्रेडियंट इमेजमेंट में आपको ब्लड इमेजिंग, ब्लड प्रोडक्ट्स आपके डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इफ इट्स अ एब्सेस और सॉरी इफ इट्स अ हेमाटोमा, तो देयर विल बी जो है एक ड्रॉप आउट सिग्नल होगा ऑन द जीआरई सीक्वेंस, ठीक है, उस पर डिफरेंशिएट हम कर लेंगे। दूसरा उसका डिफरेंशिएशन आप डीडब्ल्यूआई इमेजेस करें, एब्सेस पे सेंट्रल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि दैट इज एन एब्सेस। तो जी दो मैम। तीन तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हेमाटोमा में ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकता है, पेशेंट कोई एंटीकोगुलेशन ले रहा हो, क्रॉनिकली वो ले रहा हो और उसको ब्लीड हो गई हो, कोई हेमाटोमा बन गया हो इधर, ठीक है, तो वो भी हो सकता है हमारे पास। उसमें आपके पास वेरिएबल इसी तरह के सिग्नल्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रीब्लीड्स होते हैं, तो वो वेरिएबल होते हैं। T1 पे एक तरह होंगे, T1 पे हो सकता है क्रॉनिक होते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्रॉनिक हेमाटोमास होते हैं दैट आर डार्क, T1 एंड T2 पे डार्क होते हैं, बट इफ देयर इज सम अनदर प्रोसेस ऑफ हैमरेजेस गोइंग ऑन, तो वो बड़ा मिक्स अपीयरेंस आपको दे सकते हैं। वो आपके बिल्कुल टिपिकल सिग्नल्स नहीं होंगे ब्लड के। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि आप इसमें दोनों डिफरेंशियल्स दें, ठीक है, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री के साथ कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके आप जो है फर्दर इमेजिंग कराएंगे, फर्दर सीक्वेंसेस कराएंगे, डीडब्ल्यूआई विल बी हेल्पफुल, ग्रेडियंट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। अगर उसकी एंटीकोगुलेशन की कोई हिस्ट्री है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे कि ये जो है हेमाटोमा से रिलेटेड ये कलेक्शन बन रही है या फिर ये हो गई है। और या फिर अगर आपके पास पेशेंट जो है फीवर जो है क्लिनिकली वो सेप्टिक सेप्सिसीमिया प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप सेप्सिस की तरफ ज्यादा सोचेंगे, एब्सेस की तरफ ज्यादा सोचेंगे, एंड यू विल डू डीडब्ल्यूआई इमेजेस, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस है, ठीक है। और लैब्स जो होते हैं वो आपके सीआरपी और ये जो चीजें होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल हेमाटोमा इन्फेक्टेड हो जाए, तो फिर इट्स इमेजिंग में इट बिकम वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको डिफरेंशिएट करें कि ये हेमाटोमा सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गई। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन दैट। सो इन दैट केस आप उसके सिंपल फिर साइटोलॉजी कर लें, ठीक है, फ्लूइड एस्पिरेट करके उसकी साइटोलॉजी कर लें। अच्छा जी, ये जैसे आपने कहा बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन आपने बताई थी कि इट वाज अ एग्रेसिव लीजन, ठीक है, वेल डिफाइंड ल्यूसेंट लीजन है, मल्टीलोकुलेटेड अपीयरेंस है, इसके साथ पेरियोस्टल रिएक्शन नहीं है, डायफिसिस में है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास इस जगह पे, इन जगह पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, इधर नैरो है, सो इट कैन गो इन द कैटेगरी ऑफ द ब्रोडीज एब्सेस। अच्छा, सॉरी, एग्रेसिव लीजन। अब हमारे पास मैम क्या जो है, लास्ट केस आपने उसमें दिखाया था मसल में जो आ रहा था, वो फिर हमने उसको हिमाटोमा और एब्सेस में से उसका डायग्नोसिस एब्सेस बन है। आपने दोनों बोलने, ठीक। मैम दोनों एब्सेस बोलने, जो होती है वो हमारे पास स्टर पे हाई नहीं आएगी? डिपेंड करता है उसके कंटेंट्स कैसे हैं। ठीक, क्योंकि ये स्टर पे लो हो रही है ना। हाँ, वो स्टर पे लो हो रही है, लेकिन आपके कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स किसके अंदर क्या है, वो लिक्विफैक्टिक मटेरियल कैसा है, जी ठीक। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है इस साइन को कहते हैं पेनुम्ब्रा साइन, ठीक है। अब उसमें आप मुझे बताएं ओके। कैंडिडेट 1, ये आप देखिए, इसको आपको हाई सिग्नल नजर आ रहा है, ये T1 है ना, जी जी मैम। ठीक है, और यहाँ पे इनहेंसमेंट भी हो रही है, तो फिर ये जी एब्सेस कैसे मैडम। हो गया, ब्रोडीज एब्सेस? एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग? T1 पे ब्राइट एंड मैम मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आई। देखिए, T1 पे एब्सेस जब होती है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी लीजन है, कोई भी एब्सेस है, वो T1 पे लो होगी और फिर उसका वॉल इनहांस करता है, जैसे इसका वॉल इनहांस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये वॉल इनहांस कर रहा है, विल यू कॉल इट इनहांसमेंट? क्योंकि ऑलरेडी ये नहीं, T1 पे T1 पे ब्राइट भी है। हाई है। दिस T1 इज पे भी व्हाट माय हाई है। क्वेश्चन इज, दिस इज, विल यू कॉल इट एन एब्सेस और नॉट? दिस इज माय क्वेश्चन इज, विल यू कॉल इट एन एब्सेस और नॉट? मैडम फ्लूइड सिग्नल्स हैं पेरिफेरली, इट्स हाई एंड फ्लूइड सिग्नल्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास देखें स्टर पे हाई सिग्नल्स आ रहे हैं, तो फ्लूइड तो है यस अंदर, यस ठीक है। यस, वो तो है T1 पे मैडम। लो है लेकिन मार्जिन उसका हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मार्जिन लो आ रहा है, T1 पे हाई है, T2 पे लो है, लेकिन पोस्ट कंट्रास्ट पे अब इसको हम एनहांसमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैम थोड़ा हाई तो है, T1 से ज्यादा हाई है थोड़ा सा। सो इज दिस एनहांसमेंट और नॉट, एंड व्हाट इट इज पेरिफेरली पैथोग्नोमिक पेरिफ ऑफ?
मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट मैं कहती हूँ ये ब्रोडीज एब्सेस है, इसके अलावा ये कुछ और हो ही नहीं सकता। कैन यू आर्ग्यू विद मी कि नहीं ये कुछ और हो सकता है? मैम मुझे तो ये ब्रोडीज ही लगता है अभी भी। नहीं, ब्रोडीज है, बट ब्रोडीज का ये वाला साइन अगर आपको नजर आ जाए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो वो पेनम्बरा साइन। उसमें सिर्फ ब्रोडीज ही आता है और कुछ नहीं आता। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखें, यस। T1 पे जो होता है नॉर्मली इसका जो अपना एक ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, ठीक है, और वो ग्रेनुलेशन टिश्यू उसकी कैविटी के इर्द गिर्द बनता है, ठीक है। तो जो कैविटी होती है वो इनहांस करती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है वो इटसेल्फ इतना अच्छा इनहांस नहीं करता। तो इसके बेसिकली दो वॉल्स होती हैं ब्रोडीज की, ठीक है, जो पेनम्ब्रा साइन होते हैं, जो पर्टिकुलरली आपका ये पेनम्ब्रा साइन बनाती है। तो पेनम्ब्रा साइन में हाई T1 सिग्नल आपके पास आ सकता है। सो अगर आपके पास इस तरह एक वेल डिफाइंड लीजन हो हैंड में, साथ में मैरो एडीमा हो, उसमें फ्लूइड सिग्नल्स हो और T1 हाई हो विद पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट, दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ पेनम्ब्रा साइन ऑफ ब्रोडीज एब्सेस। वो उसके अलावा और कुछ और हो ही नहीं सकता, उस पे आप कोई और डिफरेंशियस देंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? बिकॉज उसमें हमारे पास जो ये साइन होता है, दिस इज पेनम्ब्रा साइन। अब इसमें भी ये पेनम्ब्रा साइन का ये पैथोग्नोमिक है, ये जो टनलिंग हो रही है, ठीक है, ये भी। अब इसमें देखिए T1 है, दिस इज T1 इमेज, राइट? कैन यू सी दिस हाई सिग्नल? यस, ये इसका ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, दैट इज ये हाई। इसका ग्रेनुलेशन टिश्यू है। ये ग्रेनुलेशन ओके। टिश्यू पोस्ट कंट्रास्ट में ये भी इनहांस करता है और जो इसकी अपनी कैविटी की वॉल होती है वो भी साथ में इनहांस करती है, ठीक है। तो जब आपसे अगर फॉर एग्जांपल हमारा जनरल ये कॉन्सेप्ट होता है, या फिर हम कहते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम T1 एंड T1 पोस्ट कंट्रास्ट, हम कहते हैं T1 पे लो होगा तो पोस्ट कंट्रास्ट पे एनहांस करेगा, तब हम कहेंगे कि ये चीज एनहांस कर रही है, राइट? लेकिन यस। पेनम्ब्रा साइन इज द ओनली थिंग जिसमें T1 पे भी हाई होगा, पोस्ट कंट्रास्ट पे भी एनहांस करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, ओके मैम। एंड दिस मैम इज पिछले केस में पैथोग्नोमिक ऑफ ब्रोडीज एब्सेस, ब्रोडीज एब्सेस। मैम ठीक है। पिछले केस में जो एक्सियल इमेज है जरा उसका भी बताइएगा, जो ऊपर एक्सियल लगे में। ये आपके पास स्टर है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइड सिग्नल आ रहा है, ठीक है। जी ये आपके पास पीडी इमेजेस है, ठीक है, और ये देखिए पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पीडी इमेजेस, इसमें एनहांसमेंट हो रही है। ये भी पोस्ट ठीक कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा नीचे लेवल पे है, लेकिन उसमें एनहांसमेंट है, ठीक है। जी मैम। क्लियर हो मैम गया? ये एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में जाता है या सब एक्यूट में जाता है? मुझे अब ये याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब आपको चेक करके बता दूंगी कि ये एक्यूट में होता है कि सब एक्यूट में होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, ब्रोडीज एब्सेस के साथ आपके लैब्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है। सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं ना, CRP ESR, दे आर नॉर्मल, ओके, ठीक है। ब्रॉडली ये सब एक्यूट फॉर्म होते हैं। ओके, चेक कर लिया आपने? यस मैम, सब एक्यूट फॉर्म होते ओके, ठीक। सो सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस में आपके पास ये ब्रोडीज एब्सेस। तो MSK में क्या हो गया? हैं। मैम पेनम्ब्रा साइन मैम T2 पे नहीं आता मैम, या नहीं, T1 पे आता है? T1 पे होता है। It represents a rim of vascularized granulation tissue which is surrounding an intraosseous abscess cavity with a higher T1 signal than the cavity itself. This is a specific 98% होता है, इसकी specificity है, ठीक है। तो you should be knowing of this penumbra sign। ये देखिए, ये एक और ब्रोडीज एब्सेस की पिक्चर, ठीक है। प्लेन एक्सरे पे ये जो होगा एक ल्यूसेंट लीजन है, और ये हमारे पास स्क्लेरोटिक मार्जिन है। इसमें और भी डिफरेंशियल्स आ सकते हैं, आपका ये कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका LCH भी आ सकता है, ठीक है, मेट्स भी आ सकते हैं, इसमें आपका फाइब्रस डिस्प्लेसिया भी आ सकता है। सो दे ऑल कैन कम इन द डिफरेंशियल्स ऑफ दिस, क्योंकि अभी जो ये ब्रोडीज एब्सेस है ये बड़ा नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन में आ रहा है, तो ये नॉन एग्रेसिव लीजन के फेवर में जा रहा है, ठीक है, एक्सरे पे। ये जिस तरह कैंडिडेट ने बताया था, कैंडिडेट 2 ने, गिबस डिफॉर्मिटी है, ठीक है। इट्स एट एडवांस स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलर स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस, और एंड स्पेस इसने डिस्ट्रॉय कर दी है, वर्टिब्रा भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसमें सॉस एब्सिसेस हैं, कैल्सिफाइड सॉस एब्सिसेस हैं बायलैटरल, राइट सॉस एब्सिस ज्यादा बल्कि है लेफ्ट साइड पे। ये भी हमारे पास स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस है, ट्यूबरकुलस। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है लिगामेंटस सब लिगामेंटस की कलेक्शंस हैं, और इसमें उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूरल नहीं है। इफ यू कैन सी द कैंडिडेट 2, ये आपके पास एनहांसमेंट नजर आ रही है आपको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट हाँ जी, इसमें तो नजर आ रही है। ड्यूरल स्पेस में भी। अगर आपके पास एक अलग से, अगर आप इस इमेज को देखें पर्टिकुलरली, तो ये आपके पास T1 इमेज है,
ठीक है। ये आपके पास T2 इमेज है और ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेज है, ठीक है। तो T2 पे देखें, यहाँ पर आपको कुछ, T1 पे देखें तो आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। जी T1 के साथ हम पोस्ट कॉन्ट्रास्ट को कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरी वो जगह इनहांस कर रही है ड्यूरल साक। तो ओके यस यहाँ पे इसके इर्द गिर्द फ्लैगमन बना हुआ है, लेकिन थिकल सैक में फ्लैगमन है, ठीक है। सो अगर आपकी इन्हांसमेंट हो रही है तो इस मींस देयर इज एन एक्स्ट्रा ड्यूरल कंपोनेंट। जरूरी नहीं है कि वो आपको एंटीरियरली नजर आए, वो इस तरह सराउंडिंग भी आपको इन्हांसमेंट हो सकती है। नॉर्मली जो आपके पास नॉर्मल केसेस में हो सकते हैं, या कुछ केसेस में मैं कहूंगी टू बी मोर प्रिसाइज, कि अगर आपकी प्री एंड पैरावर्टेब्रल एब्सेस है तो यहाँ पे आपके जो है प्री जो थीकल स्पेस होती है, एंटीरियर थीकल स्पेस, वहां पे आपके कलेक्शन आनी चाहिए। जो ये आपकी ये एंटीरियर थीकल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके कलेक्शंस आने चाहिए। लेकिन ये इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, इट कैन इन्वॉल्व द एंटीरियर थीकल स्पेस, द लैटरल थीकल स्पेस एंड द पोस्टीरियर थीकल स्पेस ऑफ इट। तो जब आप एक्सियल देखते हैं तो आपने एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर सारे थीकल स्पेसेस को देखना होता है, ठीक है। इसमें आप देखें स्पाइन में जब भी हम इमेजिंग वाइज देखते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि हमने उनसे मांगना होता है T1, हमने मांगना होता है T2 सैजिटल और स्टर सैजिटल। इसके अलावा एक्सियल, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, एक्सियल भी आप अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट जरूरी है तो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट मांग ले, एक्सियल नहीं है तो आप T2 एक्सियल मांग ले, ठीक है। अदरवाइज T1 T2 और स्टर सैजिटल में मांगे। एक्सियल इसलिए मांगे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर देख रहे हैं या फिर आप कोई इन्फेक्शन देख रहे हैं, सैजिटल में इसलिए मांगे क्योंकि आप उसकी एक्सटेंशन देख सकें कि वो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में है या वो इंट्रामेडुलरी इन्वॉल्वमेंट चला गया है या फिर वो एक्स्ट्रा मेडुलरी इंट्राड्यूरल है, कहाँ पर है, वो आप सैजिटल पे नहीं क्लासिफाई कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ द दैट लीजन लोकेशन इज ऑन द एक्सियल इमेजेस, ठीक है। ओके, अच्छा ये जो था एक्सक्यूज मी, वो जो जी, रेडियोग्राफ लेग था जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि एग्रेसिव नॉग एग्रेसिव, मैंने एग्रेसिव बोला था। ये हाँ वाला, जी जी इसमें आप कह सकते हैं, इसमें आप इसमें जो है ना, ये बॉर्डर लाइन इमेज है। बॉर्डर लाइन, आई विल नॉट कॉल इट एज एन एग्रेसिव और अ नॉन एग्रेसिव लीजन। इट हैज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एग्रेसिव लीजन बिकॉज इसमें थोड़ा सा वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है, दैट गोज इन द फेवर ऑफ एग्रेसिव लीजन। लेकिन इसमें जो सॉलिड पेरियास्टल रिएक्शन है दैट गोज इन द फेवर ऑफ अ नॉन एग्रेसिव पेरियास्टल रिएक्शन। तो ये एक बॉर्डर लाइन लीजन है। अगर आपके पास इस तरह की फाइंडिंग्स आए ना तो फिर आप इस तरह का टर्म भी यूज कर सकते हैं कि बॉर्डर लाइन इमेज है। I would like to correlate further with the MR findings to see if it is going in the favor of a aggressive lesion or a non-aggressive lesion. ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा। ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वही फीचर्स है, बट दिस इज हमारे पास कौन सा है, दिस इज द बैक्टीरियल पायोजेनिक स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस है, ठीक है। अब इसमें भी देखें, ये हमारे पास T1 है और ये हमारे पास जो है ये T1 फैट सैट पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हल्की सी इन्हांसमेंट आपको नजर आ रही है, ठीक है, बहुत ट्रेस ऑफ इन्हांसमेंट है, सो देयर इज सम इन्हांसमेंट गोइंग ऑन देयर। अच्छा जी, सो डिफरेंसेस हमारे पास क्या है इस पैरास्पाइनल एब्सेसेस में, favors which favors tuberculous spondylitis abscess wall, pyogenic spondylitis जो कि walls जो होती है वो thick होती है, irregular, tuberculous spondylitis walls are thin and smooth। post contrast paraspinal abnormal signal margins में क्या होगा कि pyogenic spondylitis के margins ill defined होते हैं, tuberculous के बड़े well defined margins होते हैं। abscesses जो होते हैं with post contrast enhancement rim, abscess with a post contrast rim enhancement involves the disc in the pyogenic spondylitis, ठीक है। और जो ट्यूबरकुलस में होता है वो ज्यादातर वर्टेब्रा को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फिर पायोजेनिक में हमारे पास कितने, नो मोर देन 2 वर्टेब्रल बॉडीज, मतलब 2 वर्टेब्रल बॉडीज, उसके बीच में जो डिस्क स्पेस है बस वहीं पर एक ही जगह पे फोकल इन्फेक्शन होती है, जबकि ट्यूबरकुलस मल्टीपल वर्टेब्रल बॉडीज को इन्वॉल्व करता है। thoracic spine में tuberculous ज्यादा कॉमन है, lumbar spine में pyogenic if we go for the location wise। intervertebral disc moderate to complete destruction होती है pyogenic spondylitis में, जबकि mild destruction होती है, बल्कि spared भी हो सकते हैं tuberculous। और vertebral body destruction they are more frequent and more severe in tuberculous spondylitis, ठीक है। जब होती है, जब लॉन्ग टर्म हम देखते हैं तो जब बहुत ज्यादा जैसे गिब्बस डिफॉर्मिटी बन जाती है तो वो फिर tuberculous में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत सिवियर होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये स्पाइन की बेसिक सीक्वेंसेस थे जो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। जैसे अब ये T2 है, ये स्टर है हमारे पास। अब ये देखिए सारा कुछ ब्लैक है आपके पास, फ्लूइड सिग्नल आपके पास है, दिस इज T1, ठीक है। ये इसको हम फैट सैट कह सकते हैं, इसको आप स्टर भी, यू कैन से डॉन एंड हैज बोथ, यू कैन से
बट दिस इज नॉट अ प्रोटॉन डेंसिटी इमेज, पर्टिकुलरली सिर्फ फैट को सप्रेस किया गया है। और ये हमारे पास जो है दिस इज T1 फैट सैट कंट्रास्ट एनहांस। लेकिन जो आपके पास इमेजेस होते हैं पर्टिकुलरली वो ये 3 इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं कि आप उनसे मांगे T1, T2 और स्टर सैजिटल में, ठीक है। और फिर एक्सियल में इट्स अप टू यू कि अगर आपको लीजन में देखना है या आपको मैर एबनॉर्मेलिटी देखनी है, क्या देखना है, तो आप वो T2 में भी मांग सकते हैं, वो आप पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में भी मांग सकते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर, हमारे पास एक केस है सेम स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस का एबनॉर्मल यहाँ पे लेवल है, ठीक है। T1 पे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस है, यहाँ पे थोड़ा पोस्टीरियर एनहांसमेंट हो रही है, एबनॉर्मल सिग्नल्स है वर्टेब्रा में, सेम चीज है हमारे पास। दिस इज द केस ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस, जस्ट टू शो यू अनदर इमेज जिसमें गैस फॉर्म बनी हुई है। अब ये देखिए इसने जॉइंट को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, फीमोरल हेड आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है। यहाँ पे इस बोन को भी खा गया है सारा, इधर सारी जो है एसिटेबुलम और आइलियक बोन भी डिस्ट्रॉयड है, और साथ में ये एयर का एक बड़ा सा लॉक्यूल बना हुआ है सॉफ्ट टिश्यूज में। सो दिस इज एयर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म से इसका सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है। अब ये देखें यही पेशेंट है, एक्सरे में देखें, फिर उसके बाद ये एयर, इसका एमआर में ये T1 हमारे पास इमेज हो गया, ठीक है। और ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में स्टर इमेजेस में देखें, ठीक है, कैसे इसमें ये एयर नजर आ रही है और फिर ये एनहांसमेंट हो रही है, किसने कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन की हुई है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस इस तरह भी आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा जी, ये क्या है, कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं? चार्ट में लिख लें, चलें। पॉट पफी। चलो तो बता दिया आपने, ठीक है। पॉट सॉरी पफी आपने कल ट्यूमर, बता दिया, सॉरी, तो इसलिए मैं चल माइक्स म्यूट कर लें आपने, ओके। ये पॉट पफी ट्यूमर है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कोई लीजन नजर आए, स्पेशली साइनसेस में फ्लूइड हो और आपको नजर आए यहाँ पे फ्लूइड है, और फिर सॉफ्ट टिश्यूज में स्पेशली फ्लूइड नजर आता है, तो उसका विद कॉन्ट्रास्ट स्टडी जरूर कराएं, क्योंकि वो उसका जो इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन है वो भी देख लें कि उसका इंट्राक्रेनियली कोई कंपोनेंट तो नहीं जा रहा। तो ये पॉट पफी ट्यूमर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों में जो है ये देखिए एक ल्यूसेंट लीजन है और एक कितना सा हमारे पास जो है एक सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, एनी आइडिया? चैट में लिख लें। सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस के फेवर में ज्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जॉइंट फ्यूजन है इसके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इमेज जी, ये क्या हो सकता है, एनीवन? चैट में लिख। जी, टीबी ट्यूबरकुलोस डेक्टिलाइटिस है, ठीक है। एक बोन को और एक्सपैंड करके इन्वॉल्व करती है, ठीक है। टिपिकल इसकी टिपिकल जो अपीयरेंस है वो ऐसे होती है, ठीक हो गया। स्पाइनस विनोजा के वेंटोजा, स्पाइनस वेंटोजा इसका नाम होता है। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है, एनी एनी कमेंट्स ऑन दिस वन? आपके पास एमआर लगा दिया गया है, तो आपको इसमें ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये जो है हमारे पास स्टर इमेज कह सकते हैं इसको, या इतना क्लियर मुझे नहीं है इसमें कि स्टर है या फिर पीडी फैट सेट है, इस सारी वो है। लेकिन बोन बोन हमारे पास इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस विद कलेक्शन, ठीक है, गुड। एबनॉर्मल सिग्नल्स है जिसने डिफ्यूजली इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि एपिफिसिस में भी जा रहा है, मेटाफिसिस में भी जा रहा है, डाउन उसमें भी जा रहा है। एंड समटाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना विद एनी अदर एग्रेसिव डिजीज वेरी डिफिकल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इविंग्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, स्पेशली ऑन एमआरआई। तो इसका आपने फर्दर इसकी बायोप्सी जरूर करनी होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि बच्चा है, वी कैन नॉट टेक द रिस्क हम इसको इन्फेक्टिव कॉल कर दें, बीच में ये हमारे पास इविंग्स निकल आए, क्योंकि इविंग्स में भी आपका बड़ा सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट होता है। अच्छा जी, अ, इसमें क्या है, ये जो छोटा जूम इमेज है,
यहाँ पे सेप्टिक आर्थराइटिस तो है, इसको इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसमें किस डिजिट को इन्वॉल्व कर रहा है हैंड में? हैंड में मैंने कहा किस डिजिट को इन्वॉल्व कर रहा है? और से देखिए, डिजिट्स को देखें, कौन सी फैलिंग्स को? डिस्टल फैलिंग्स को, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ना, तो ये देखिए, इसका नॉर्मल डिस्टल फैलिंग्स हमारे पास इस तरह होना चाहिए, इसको देखिए ये रेगुलर है, ठीक है। तो अगर आप एक्सरे के डिस्टल फैलिंग्स को ट्रेस नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमें, फॉर एग्जांपल आप इस एक्सरे को एक ग्रॉस लुक में देखें तो आपको बड़ा नॉर्मल लगेगा। अब ये जो एक्सरे है ये वाला, तो ये तो नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन चल रही है, जॉइंट स्पेस इसने आर्थराइटिस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इट्स नॉट एन आर्थराइटिस, यू कैन से इट्स एन ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्योंकि ये बोन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये टर्म जरा केयरफुल यूज करें कि ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब ये है कि बोन में इन्फेक्शन है, और आर्थराइटिस का मैम मतलब ये है कि जॉइंट्स में इन्फेक्शन है। मैम जी, इसको हम एक्रोस्टियोलाइसिस क्यों नहीं कह सकते, जो एसएलई वो उसमें एक्रोस्टियोलाइसिस स्क्लेरोडर्मा में एक आता है? लेवल पे नहीं होती, ओके। एक्रोस्टियोलाइसिस मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया सिंगल सिंगल सेप्टिक इन्फेक्टिव, एक एक जॉइंट, एक डिजिट, एक उसको इन्वॉल्व करता है। बार बार आपको यही चीज समझा रही हूँ। तो अगर इसको आप देखें, इस एक्सरे को, तो अगर फॉर एग्जांपल ग्रॉसली आप इस एक्सरे को देखें, यू विल इग्नोर इट, बट द ट्रिक ऑफ रीडिंग एन एक्सरे हैंड इज दैट कि आप या तो प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट करें या डिस्टल एंड से। मेरा तरीका ये होता है कि मैं प्रॉक्सिमल एंड से स्टार्ट करती हूँ, आई कीप माई एरो हेयर, मैं एक बोन को ट्रेस किया, उसके बाद मैं दूसरे बोन पे जाती हूँ, इसको ट्रेस किया सारा, ठीक है। उसके बाद मैं सारी ये प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स को ट्रेस करती हूँ, फिर उसके बाद डिस्टल कार्पल बोन्स को, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट मेटाकार्पल को पूरा ट्रेस किया, उसमें मैं अपना एरो लेके जाती हूँ बाकायदा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद फिर मिडिल फैलेंक्स, प्रॉक्सिमल फेलेंजीज को सारे ट्रेस किया, फिर डिस्टल फैलेंक्स ये और मिडिल फैलेंजीज को सारे ट्रेस किया, फिर डिस्टल फैलिंग्स पे आ जाएं। तो जब आप इस तरह एक एक चीज को ट्रेस करते हैं ना, तो देन यू डू नॉट मिस थिंग्स, और फिर उसके बाद इन द एंड यू कैन सी जॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज माय वे ऑफ अप्रोचिंग, बट आप अपने आप में जिस तरह कंफर्टेबल हैं, आप पहले जॉइंट्स को देख लें, उसके बाद जो है प्रॉक्सिमल से स्टार्ट, डिस्टल से स्टार्ट करके प्रॉक्सिमल आ सकते हैं, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई चीज मिस ना करें, तो यू गो थ्रू, फिंगर बाय फिंगर भी जा सकते हैं इस तरह करके, ठीक है, और या फिर इस तरह भी आ सकते हैं, वट एवर वे इज सुटेबल फॉर यू और मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। अच्छा जी, यहाँ पे क्या चल रहा है? फिबुला तो है, वो तो हमें भी नजर आ रहा है। फिबुला में एग्रेसिव लीजन है कि नॉन एग्रेसिव लीजन है? इन्फेक्शन नहीं बोलना, इविंग्स नहीं बोलना, ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं बोलना, क्या बोलना है? एग्रेसिव बोलना है या नॉन एग्रेसिव बोलना है? ठीक है, तो एग्रेसिव लीजन ऑफ फिबुला, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी? एग्रेसिव लीजन ऑफ फिबुला, ठीक है। अच्छा जी, इधर कुछ है? एपी में तो इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, लैटरल में बता दें। फ्रैक्चर अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, ओके, नो ट्रॉमा हिस्ट्री। vertebral body intervertebral disc space is lost with collapse of vertebral body and significant prevertebral soft tissue swelling, ठीक है। इस सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग को देखें कितनी ज्यादा है, नॉर्मली इट शुड बी लेस देन द विड्थ ऑफ द वर्टेब्रल बॉडी। अब ये देखें, तो कॉर्टिकल, ये वर्टेब्रल बॉडी डिस्ट्रक्शन हुई है, वर्टेब्रल बॉडी कोलैप्स एक किस्म से हुई, और फिर उसके बाद हमारे पास ये हुआ है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस, स्पाइन में अगर है तो ऐसे नजर आएगा, विद एब्सिस, रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस है। ये क्या है जी? एग्रेसिव लीजन है, ठीक है। और अगर मैं एग्रेसिव लीजन में अब आपसे ये पूछूं कि ये इन्फेक्शन है या फिर कोई मेलिग्नेंसी है, तो फिर आप किसको फेवर करेंगे? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी कौन से इन्फेक्शन को? क्रॉनिक
क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस को। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ अ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमारे पास ये सीक्वेस्ट्रम। ठीक है, फिर उसके बाद जो न्यू बोन फॉर्मेशन होती है, दिस इज इनवॉल्यूक्रम। और फिर क्लोइका जो हमारे पास ड्रेनिंग होती है, ड्रेनिंग जो साइनस होता है। ठीक है, तो ये क्लोइका हो गया। ठीक है, इनवॉल्यूक्रम जो न्यू बोन फॉर्मेशन होती है, और जो डेड बोन होती है उसको हम सीक्वेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है दिस इज सीक्वेस्ट्रम, जो बाहर आपको एक्सटेंसिव स्क्लीरोसिस नजर आ रही है दिस इज इनवॉल्यूक्रम, और जो आपको बीच में ये होल नजर आ रहा है दिस इज द क्लोइका। ठीक है, सो दिस इज क्लासिक अपीयरेंस ऑफ अ दिस क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। यहाँ पे क्या चल रहा है जी? पेशेंट की हिस्ट्री में आपको इतना बता दूं कि पेशेंट की चेस्ट एक्स एबनॉर्मल है। गुड। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? लेस लाइक पैटर्न। ठीक है, तो लेस लाइक लेस लाइक पैटर्न का डिस्ट्रक्शन है हमारे पास, जो कि मल्टीपल बोन्स को इन्वॉल्व करता है। इफ यू कैन सी द जॉइंट्स आर फाइन। ठीक है, जॉइंट्स ठीक है, बोन्स को इन्वॉल्व करता है। सो दिस इज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस रेटिकुलर लेस लाइक डिस्ट्रक्शन करता है बोन की। ठीक है, ओके जी, ये तो हमारे पास इन्फेक्शन खत्म हो गई। अब हम वाई सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, कहाँ पर है सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग? जी अनम्यूट कर ले अपने आप को, पूछ ले जी। आपको मैम मैम ये जो डिस्टल टो है उसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग नहीं है जहाँ पे लेशन है, लेसी पैटर्न देखिए यहाँ पे उसकी इतनी ज्यादा सराउंडिंग में? डिस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, और इसका आप देखिए ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके साथ जो रिएक्टिव बॉडी में थोड़ी बहुत सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग तो आ जाएगी ना। वैसे जनरली किसी के साथ भी नहीं है, अगर आप बाकी बोन्स देखें उनके साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो अपेरेंटली ये थोड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू डेंस लग रहा है। इट्स नॉट स्वेलिंग, इट्स अ बिट डेंस। ओके। ठीक है, चलिए मैं दूसरा अपनी मैम इस सार्कोइडोसिस के साथ हम एक्सरे की नेक्स्ट डिमांड कर सकते हैं कि हमें जी चेस्ट एक्सरे जी, आप दिखाएं। आप कहे उसे कहें कि भाई ये मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि सार्कोइडोसिस है, सो आई वुड लाइक टू कोरिलेट विद द चेस्ट एक्सरे एंड द प्रीवियस हिस्ट्री और प्रीवियस इमेजिंग फाइंडिंग्स अगर हैं तो उसके साथ डेफिनेटली उसको कोरिलेट करें। देखिए, एक रेडियोलॉजी में एक सिंपल सी चीज है कि पिछले इमेजिंग फाइंडिंग्स और क्लिनिकल हिस्ट्री जो है ना, आप हर एक में सेफली मांग सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा आपको नुकसान नहीं देगा ये जुमला अगर आप यूज करें। ठीक है, कि आई वुड लाइक टू कोरिलेट विद द प्रीवियस इमेजिंग फाइंडिंग्स इन क्लिनिकल हिस्ट्री, ये आपको हेल्प आउट ही करेगा, क्योंकि वो आपको वो चीज क्लियर आउट कर देता है, वो आपको वो केस हेल्प आउट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस केस में अगर इसकी प्रीवियस कोई चेस्ट एक्सरे हुआ, उसमें लार्ज लिम्फ नोड है, तो आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे उसी वक्त देर एंड देन। तो ये जो जुमला होता है ना कि आई वुड कोरिलेट विद द प्रीवियस इमेजिंग हिस्ट्री, प्रीवियस इमेजिंग इमेजेस एंड क्लिनिकल हिस्ट्री, ये बड़ा सेफ जुमला है। आपको आपको बहुत एट टाइम्स बचा लेता है, बहुत सी चीजों को डायग्नोसिस तक पहुंचाने में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, चलो जी, कैंडिडेट 3 है। कैंडिडेट 4। अस्सलाम वालेकुम मैडम। चले जी, ये डिस्क्राइब करें इस एक्सरे को। I am provided with the X-ray pelvis frontal projection of a skeletally mature patient. In this X-ray, both hip joints are normal, and I'm looking at the both SI joints are normal. I'm looking at the bones. हम्म Bones appears unremarkable to me. हम्म In the pelvis, I can appreciate there is a soft tissue opacity is appreciated. I can also appreciate the calcific foci are also appreciated within this opacity. So it could be any pelvic mass with the calcification. कहाँ 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 पे आपको लग रहा है? इधर ये मैडम आप ये कह रहे जो हो? ये नहीं नहीं नहीं, जी कुछ भी मैडम नहीं है, ये ये कुछ भी नहीं फ्लैबोलिस है। है। नहीं, फ्लैबुलस है, बट दिस इज नथिंग इन जी द मैडम। pelvis। ये सिर्फ आपको देखिए वीकली लोडेड कोलॉन है सारा।
Okay, madam, then I cannot appreciate any obvious finding in this X-ray. नहीं ना आपको नजर आ रहा? नो मैडम, मुझे तो इसमें जॉइंट्स भी ठीक लग रहे हैं, बोन्स भी ठीक लग रही हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। ये बताइए। I am provided with the nuclear scan of a patient. In this bone scan, in this scan, I can appreciate there is multiple increase uptake is appreciated in the um, el- in the right elbow joint and both clavicles and in the vertebra, and one focus is also appreciated in the rib. मैडम मल्टीपल फोकस अप्रिशिएट हो रहे हैं. रिब, It could कौन be से रिब में metastatic कह रहे हैं? deposit. रिब में कहाँ पे आप कह रहे हो? इसको मैडम आप जो कह रहे हो? लैटरल ये जो ये लैटरल व्यू में आ जी ये ओके, मैम. ठीक है। इसमें बताइए, इसमें कुछ है? I am provided with the X-ray X-ray pelvis frontal projection of skeletally mature patient. In this X-ray, I can appreciate there are multiple lytic areas are appreciated that involve diffusely involving the superior and inferior pubic rami bilaterally. I can also appreciate the lytic areas within the right femur, head, and neck. It could be metastatic deposits, or it could be lytic areas. It could be any metabolic disease. ओके मैडम मल्टीपल लिटिक एरियाज आ रहे हैं ये सारे बोन्स में. ओके, सो अगर कोई इसको मैं आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करूँ, मेटाबॉलिक डिजीज है, एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प यू टू द रीच द डायग्नोसिस कि इसमें क्या हो सकती है? इट्स अ डिफिकल्ट एक्सरे, नो डाउट, ये आसान एक्सरे नहीं है। I can also appreciate the madam fracture line also appreciate within the left superior pubic ramus में मुझे fracture line भी appreciate हो रही है. लेफ्ट सुपीरियर प्यूबिक रेमस, ठीक है, एक यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं और पे नजर आ रही है? और मैडम इसमें और जो राइट साइड की फेमरल नेक है उस पे भी नजर आ रही है, और साथ में तो फिर क्या हो स्क्लेरोटिक उसके सकता है? मार्जिन पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स. मैडम ऐसे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आते हैं. There's a difference नॉर्मल between बोन पे stress fracture. There's a नॉर्मल difference की वजह से between स्ट्रेस फ्रैक्चर. there is a difference between stress fracture and insufficiency fracture. What is that difference? मैडम जो स्ट्रेस इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर स्ट्रेस फ्रैक्चर आई थिंक इट्स सेम थिंग. मतलब अब नॉर्मल बोन पे नॉर्मल फोर्स जब आती है तो वो उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आते हैं. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे बात करते हैं अभी, ये भी चीज भी क्लियर हो जाएगी। जी, इसको डिस्क्राइब करें। I am provided with the multispatial MRI images of the tibia. In the first image, I can appreciate there is a altered bone marrow changes are involved the whole of the tibia. It is giving altered signal intensity areas within the metadiaphyseal region of the tibia. I can also appreciate the increased signals are also appreciated adjacent in the adjacent soft tissue. T1 T2 पे मैडम अल्ट्रा सिग्नल इंटेंसिटी एरियाज आ रहे हैं, और साथ में जैसे सॉफ्ट टिश्यू में भी आ रहे हैं सिग्नल, तो क्या हो सिग्नल्स सकता आ रहे है? हैं. तो it could be any aggressive it could be any aggressive pathology Okay. that is involving the whole of the bone and What are adjacent your soft tissue. differentials? What are your differentials for an aggressive pathology? It could be infection मैडम. जिसमें से सॉफ्ट Okay. टिश्यू में भी इंक्रीज सिग्नल्स आ रहे हैं और बोन में भी आ रहे हैं, और मेट्स भी हो सकते हैं मैडम, बोन्स में भी आ रहे हैं साथ में. Mets, I लेकिन would कॉर्टेक्स keep ठीक है, it इनमें at the कॉर्टेक्स last. Mets, I would keep it in the last. और क्या हो सकता है इसके अलावा? aggressive lesions में और क्या आएगा?
और मैडम इसमें यूविंग में भी ऐसे डायफिजियल रीजन में आता है और साथ में एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू आता है ट्यूमर्स में। इविंग्स हो सकता है, ऑस्टियो भी हो सकता है। ऑल्दो इविंग्स की थोड़ी सी एज लेस लाइकली है, थोड़ा सा एडोलेसेंस बच्चा लग रहा है मुझे, तो बंदे का एक्सरे एमआर लग रहा है। और क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं एग्रेसिव में, जिसके साथ कोई ऐसा लीजन जिसके साथ और एग्रेसिव में जिसमें सॉफ्ट टिश्यू भी हो और बोन इन्वॉल्वमेंट भी हो? नेट्स इन्फेक्शन, और इसके अलावा मैडम मल्टीपल माइलोमा में भी मल्टीपल ऐसे माइलोमा आते हैं बोन को इन्वॉल्व बोन्स में करता है, इसके सिग्नल्स साथ आते हैं और सॉफ्ट साथ में टिश्यू सॉफ्ट नहीं, टिश्यू। माइलोमा के साथ सॉफ्ट टिश्यू नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स ओनली बोन्स। ओके, इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए जी, कैंडिडेट 5 है। यस मैडम। जी, इसको डिस्क्राइब करें, तो पहले एक्सरे को डिस्क्राइब करें। this is X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient, where I can appreciate that there is a circular artifact noted on the left side of the lung field, that is porta cat placement. Should be on the long-term side. थोड़ा सा तेज बोलिए कैंडिडेट 5, आई कांट हियर यू। Okay, अभी ठीक है मैडम? जी जी, अब बेटर है जी। So this patient seems to be on the long-term IV drugs because of the porta cat placement. Other than that, there are some reticulations present in bilateral lung fields. The heart shadow is normal. I'm looking at the bones now, which appears pharyngally normal to me at this point. So shall I comment on the CT now? Yes. On a coronal section of the CT scan, this is a bone window where I can see that the generalized bone density is increased. At the background, I think the spleen is also enlarged, although I would see that on the soft tissue window. Other than that, there is no lytic or permeative lesion present in this. This generalized increased density of the bone is also can be also correlate to the X-ray as well. So there is autosclerosis of the whole bones that are seen. The differentials in this autosclerotic disease could be, as this is an adult patient, osteopetrosis can come. Anything and, specific on the CT which can help you to reach the diagnosis? On the CT, let me check. I'm not getting it now. Okay, no problem. We will discuss it. कोई बात नहीं है, ठीक है। Okay, इस पर डिस्क्राइब करें। Okay, so now this X-ray pelvis frontal projection shows that the right side femur head has some irregularities, whereas the joint space is normal. The iliac blades are normal, and the rest of the bones are also unremarkable. This could also be seen on the stir image of the MRI, where there is hyperintense signal involving the head of the femur with the there's no surrounding hyperintensities. So there's just an edema noted in this case. Okay, So this is unilateral with the edematous changes are noted. The joint space is normal over here. This could be transient osteoporosis. I'll acquire the history of pregnancy in this female patient. Any other differential for this?
It could be early stages of AVN also. Good. Okay. ठीक है. ये बताइए. So on this pelvic X-ray, there are some lucent lesions present in bilateral hip joints involving the acetabulum and the femoral heads. The joint space is also reduced over here. This could also be seen in CT scan, axial section, where lucent areas are seen, multiple lytic areas are seen in both the femoral head and the acetabulum. These multiple lytic areas can come in a case of multiple myeloma or multiple lytic metastasis. I would correlate with the history of the patient or It's if any. involving both sides of the joints. Can you Yes, see it on the X-ray here yes, and it's here? involved. Then, so how can multiple myeloma occur on both sides of the joint and particularly only the joint? Multiple myeloma should be diffuse. It should be involving these bones also. Yes. It's just the joint. Now focus on the joints. What is your differentials in this case? Then it could be a bilateral avian with the second stage with subchondral cysts. Why there's subchondral cyst in the neck region? I don't know. Okay. ये बताएं. पेल्विस को एक्सरे को बताएं, फिर उसके बाद फिर ये जो फिंगर्स का एक्सरे पे you find something. On this pelvis X-ray, there is generalized osteopenia noted, and there is a clip seen in the pelvic region. Maybe there is a surgery, post-surgical clips. If I correlate with the X-ray of the hands, that shows subperiosteal resorption of the index and middle finger. So this must be a case of renal transplant with secondary hyperparathyroidism. I will acquire the previous history in this patient, and we'll see the other areas for the brown tumor development. So where did you point out the brown tumor in the pelvic one? I'll see. I haven't seen it on this X-ray. I'll acquire the history and other skeletons. Can you search for the brown tumor on the pelvic X-ray for me? Okay. If I say there is one brown tumor on it, or maybe more than that, can you point it out for me, or can you tell me the location? Yes, there is one lucency which is in the left iliac blade, so and that is the brown tumor. Okay, so right. X-ray and bone scan of the same patient. This is the this previous patient that you showed? Yeah. Okay, so increased uptake is noted in the pelvic region, which is inconsistent with the transplanted kidney over here. And on the X-ray of the shoulder joint, I can see that the joint space is reduced, and there is slight resorption of the distal end of the clavicle. Again, going with the hyperparathyroidism. Okay, right. Why you are saying this is a transplanted kidney? If this is transplanted kidney, why it's not appearing on posterior one? Okay, let me check again. Then maybe this is a bladder area. The uptake is in the bladder. That's the bladder. So if the bladder is there and you cannot see the kidneys, what type of scan is it? It's a super scan. So super scan किसमें होता है? A metabolic or metastatic process. So in this case, metabolic process. ठीक है? Okay. Yes. ये सेम पेशेंट का एक और इसी पेशेंट का एक और एक्सरे है. इसमें क्या फाइंडिंग थे? और हैंड में क्या है? And on hand again subperiosteal resorptions है और soft tissue calcifications है. Okay, fine. Okay.
आई थिंक वी शुड, यहीं तक ठीक है। चलें जी, इसको एक्सप्लेन करते हैं जितना भी हमने किया। आप म्यूट कर लिए अपने माइक को। ओके जी, कैंडिडेट कौन सा था कैंडिडेट जी? कैंडिडेट 4 था जी। कैंडिडेट 4 मैडम कैंडिडेट फॉर। जी, अब नजर आया? जी मैडम। मेरा एरो नजर आ रहा है? जी मैडम आ रहे आपके आइए। हैं। लिटिक एरिया लिटिक एरिया या ये स्क्लीरोसिस है अलोंग द सारा आ रहा फीमोरल है मैडम, नेक। हेड में और नेक में। स्क्लीरोसिस है जी मैडम। फीमोरल नेक में, ठीक है। इसको सही। क्या कहते हैं? जी मैडम। मैडम इनसफिशिएंसी कोई फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होगा उसके बाद जी मैडम। जो इस तरह का फ्रैक्चर होता है ना, इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, स्पेशली जो मीडियल एस्पेक्ट पे होते हैं, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फीमोरल नेक पे होते हैं, ठीक है। या फिर ये जो शाफ्ट होती है इसके साइड पे, ये मीडियल साइड से स्टार्ट होते हैं और इस साइड पे चले जाते हैं, तो बहुत एंड स्टेज तक पहुंचा हुआ है। लेकिन जब ये स्टार्ट होता है, जो आपने पिक भी किया था दूसरे एक्सरे में, तो वो यहाँ पे मीडियल साइड पे स्टार्ट होते हैं। दीज आर इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर जो होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब, जैसे जैसे नाम नाम से हम देखते हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या है? बोझ, ठीक है। आप एक नॉर्मल बोन पे एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं, इसलिए वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। और इनसफिशिएंसी, जैसे इसका नाम डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बोन इटसेल्फ इनसफिशिएंट हो गई है, ठीक है। वो बोन में कोई ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिजीज चल रही है, जिसकी वजह से वो इनसफिशिएंट हो गई है टू मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ, जो उसका अपना ट्रेबिकुलर पैटर्न का जो बैलेंस है, वो नॉर्मल जो मेंटेन करना होता है वो नहीं मेंटेन कर पा रही है, इसलिए वो फ्रैक्चर हो रही है, ठीक है। वो एक माइनर से ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर हो रही है, ठीक है। जो एक नॉर्मल ट्रॉमा से वो फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनसफिशिएंसी एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? सो अब यहाँ पे जो ये वाला है, दिस इज इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल है जी इनसफिशिएंसी मैडम। मैडम ये फ्रैक्चर्स। भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा, नॉर्मल है। जी मैडम ये जो फर्स्ट एक्सरे में बोन नॉर्मल है, तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा। नहीं, ये इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है। यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होता। स्ट्रेस फ्रैक्चर की अपनी साइड्स होती हैं। जैसे मेटाटार्सल हेड होता है, वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। टिबियल्स में होते हैं, जो शिन्स हैं आपके, वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे कैल्केनियम होता है, यहाँ पे आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी अब मैं आपको यही बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें, ये वाला जो है ना, इसको आप स्ट्रेस फ्रैक्चर कह सकते हो, क्योंकि ये कैल्केनियम है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, ठीक है। आप पूरी बोन को देखिए, पूरी बोन की डेंसिटी रिड्यूस्ड है। और यहाँ पे वो जो वैक्यूम फिनोमेना, डीजनरेटिव चेंजेस है, इससे क्या पता चल रहा है? वैक्यूम फिनोमेना से जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, कि ओल्ड एज का बंदा है, डीजनरेटिव चेंजेस चल रही हैं, यहाँ पे एओर्टा में कैल्सिफिकेशन भी है। तो अगर ये वर्टेब्रा ये कोलैप्स हो गया, जैसे मैंने उस दिन भी दिखाया था कि अगर ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स होता है, तो ये थोड़ा सा रिट्रोपल्शन होती है, जिस तरह इसका एक कॉम्पोनेंट पीछे किया हुआ है। तो ये वाला जो कोलैप्स या इस तरह के टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, इसको हम इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपके पास जो है बोन स्कैन है, ठीक है। ये नॉर्मल अपटेक है, जो शोल्डर्स में आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये जो साइट है, दिस इज द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये भी नॉर्मल अपटेक है, ठीक है। नेजोफेरेंजियल म्यूकोजा में नॉर्मल अपटेक होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि ये रिब में है या कहीं और पे है, तो आपने लैटरल देखा। अगर ये रिब में होती तो ये आपकी रिब्स हैं। आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं? जी कैन यू सी मैडम। दीज लाइन? अगर ये यहाँ पर कहीं जी पर मैडम। होता तो आप इसको कहते कि ये रिब्स में, लेकिन ये एंटीरियर है और यहाँ पर ये मिड लाइन में है, तो फिर ये कौन सी जगह हुई है? स्टर्नल फ्रैक्चर है। तो ये स्टर्नल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है, ठीक है। इस तरह नजर आता है आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी सेम इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर। आप बोन को देखिए, सारी बोन एबनॉर्मल है। कहीं पे स्क्लीरोसिस है, कहीं पे लाइसिस है, कहीं पे क्या है, कभी कहीं पे क्या चल रहा है। यहाँ पर भी फ्रैक्चर्स के साथ स्क्लीरोसिस चल रही है। एक थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर भी फ्रैक्चर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी है, उसके इर्द गिर्द स्क्लीरोसिस है। तो दीज आर मल्टीपल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर जो कि बैकग्राउंड में हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है? ये इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है कि नहीं है? मैडम नहीं, इनसफिशिएंसी मीडियल साइड पे होना चाहिए था। जी, तो ये यहाँ पर कौन सा फ्रैक्चर होता है जो कि लैटरल साइड पे होता है? मैम ये लूजर जोन है। Loser zones are insufficiency fractures. They are same.
ये जो होते हैं ना, ये बिस्फॉस्फोनेट जो थेरेपी होती है उसमें हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें हमारे पास लैटरल कॉर्टेक्स पे होते हैं। दूसरा, ये जो इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं ना, तो ये आपके पेजेट्स में भी होते हैं। पेजेट्स में आपके इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स मीडियल पे भी हो सकते हैं, लैटरल पे भी हो सकते हैं। और पेजेट्स के बैकग्राउंड में अगर आपके इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स होते हैं तो उसको हम बनाना फ्रैक्चर कहते हैं। दे कैन हैपन ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड बोथ, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेजेट्स डिजीज नहीं है और पेशेंट के लैटरल कॉर्टेक्स पे आपका फ्रैक्चर आ रहा है, तो दैट इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी की वजह से होती है। जो पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोमलेशिया है, या फिर पेजेट्स डिजीज चल रही है, या फिर कोई और मेटाबॉलिक जिसकी वजह से वो बिस्फॉस्फोनेट्स ले रहा है, तो उसकी वजह से लैटरल कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला कॉर्टेक्स कॉन्वेक्स होता है, उस पर फ्रैक्चर आता है, ठीक है। और इन द बैकग्राउंड ऑफ अ पेजेट्स डिजीज, उसी फ्रैक्चर को हम बनाना फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है, जो इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है, क्योंकि वो बोन भी इटसेल्फ एबनॉर्मल हो जाती है, इसलिए वो फ्रैक्चर करती है, ठीक है। इसको सूडो फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू फ्रैक्चर एक्चुअली। तो ट्रू फ्रैक्चर्स, लूजर जोन्स, इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स, ये सब इसी के एक नाम है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास सीटी पे इतना खास हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। सेक्रम में हमारे पास हाई सिग्नल्स हैं ऑन द एमआर, और ये इस साइन को एक पर्टिकुलर साइन कहते हैं ऑफ द इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर ऑफ द सेक्रम, जिसको हम हॉन्डा साइन कहते हैं, ठीक है। अपटेक होती है पर्टिकुलरली यहाँ पे सेक्रम पे। यहाँ पे एक, ये देखिए, इनसफिशिएंसी का फ्रैक्चर की अपटेक यहाँ पर भी हुई है वर्टेब्रा में, राइट। सो दिस इज दिस। अब इसमें देखिए, वही वही पेशेंट का है। अगर ये बोन स्कैन है, अभी देखें यहाँ पे, ये शोल्डर्स में इसकी अपटेक हो रही है, ठीक है। इसकी नेजोफेरिंग्स में अपटेक हो रही है, ये स्कल में अपटेक हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी स्टर्नम में अपटेक हो रही है, नॉर्मल है। अगर मैं कहूँ कि रिब फ्रैक्चर है, ठीक है, तो रिब फ्रैक्चर की जो अपटेक होगी, जिस तरह यहाँ पे अपटेक हो रही है, उसी तरह यहाँ पे गोले बने होंगे, ऐसे ब्लैक डॉट बना, ठीक है। तो अगर आपको ब्लैक डॉट नजर आए एट द साइट ऑफ रिब्स, ठीक है, तो उसको फिर आप कहें कि हाँ, यहाँ पे फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स है, अदरवाइज नो। Okay, so insufficiency fractures result from normal stresses which are applied to abnormal bone, whereas fatigue fractures are related to excessive forces applied to normal. Fatigue fractures का मतलब ये कि stress fractures, ठीक है। fatigue मतलब ये कि bone को आपने extra fatigue दे दी है, extra stress दे दिया है। बोन itself ठीक है, लेकिन आपने उस पर बोझ बहुत ज्यादा डाल दी है, फटीग आपने उसको बहुत ज्यादा दे दी है। और इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर की है कि बोन इटसेल्फ इज इनसफिशिएंट कि वो अपनी जो ट्रबेकुलर पैटर्न है उसको मेंटेन कर सके। अच्छा, ये एक और जनरली एक विजन थी उसके लिए कि ये एक फॉर एग्जांपल एग्रेसिव लीजन आपके पास आ गई है, तो फिर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है, इसमें इन्फेक्टिव भी आ सकता है। अगर ये यंग पेशेंट होगा तो मैं इविंग्स और ऑस्टियो डालूंगी, और अगर थोड़ा सा बड़ा पेशेंट है, जैसे ये हमारे पास थोड़ा सा मतलब एडोलेसेंस से ज्यादा बड़ा है, तो उसको मैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ठीक है, ये डिफरेंशियल्स भी मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। अब ये देखें, ये ल्यूकीमिया का केस है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास T1 इमेज है, ठीक है। T1 में देखें, हमारे पास मैरो हाई होना चाहिए, सारा का सारा मैरो लो है आपके पास, ठीक है। मैं क्यों T1 कह रही हूँ, क्योंकि इसके फैट को देखें, फैट इज हाई और उसमें मैरो हमारे पास हाई नहीं आ रहा। और जो स्टर इमेज है उसमें मैरो हमारे पास सारा का सारा हाई आ रहा है। तो डिफ्यूज एक एबनॉर्मेलिटी है जो कि बोन्स को, मैरो को एबनॉर्मल कर रही है। Leukemia is the most common neoplasm of childhood. Radiographic findings are common, which are common at the time presentations. उसमें leucine metaphyseal bands हो सकते हैं, periosteal reaction, osteopenia, osteosclerotic lytic response, उसके बड़े variable appearance होती है, कोई specific pattern नहीं होता। diffuse involvement भी हो सकती है bone की, soft tissue component भी हो सकता है, leucine metaphyseal bands भी आ सकते हैं, ठीक है, lytic sclerotic भी होता है, permeative pattern भी होता है, ठीक है। MR is very sensitive for detecting a diffuse marrow replacing the process such as a leukemia, and may detect the disease even earlier than the bone marrow aspiration. मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसका। अच्छा जी, ये जो केस है जी, कैंडिडेट 5, इसमें जो चीज मैं आपसे पिक करवाना चाहती, पोटा कैथ आपने पिक कर लिया, ठीक है, बोन डेंसिटी इसकी नॉर्मल थी। इसके अलावा जो इस एक्सरे में आप पिक कर सकती थी, विच इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप सीटी के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे इस वर्टेब्रा को देखें, ये वर्टेब्रल हाइट रिड्यूस्ड है। कैन यू सी दिस वर्टेब्रल हाइट? इस वर्टेब्रा को देखें, इस वर्टेब्रा को देखें, और फिर इस वर्टेब्रा को देखें। अच्छा, यहाँ पे आपको स्प्लीन का शेडो नजर आ रहा है। ये दूसरा पेशेंट का एक्सरे है, इसके साथ नहीं है, लेकिन ये डिजीज एक ही है ना, स्प्लीन का शेडो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, एच शेप वर्टेब्रल बॉडी है, avascular necrosis of the right femoral head.
स्प्लीनोमेगली विद इंक्रीज बोन डेंसिटी, क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया मैडम। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया जो होगा ना, वो अगर आपके पास एक्सरे में लगाएंगे तो एक्सरे में से पैरावर्टिब्रल हेमेटोपोइटिक जो मैसेज होती हैं वो लगा सकते हैं, या फिर एच शेप आपके पास वर्टिब्रा हो सकते हैं, यहाँ पे गॉल स्टोन्स लगा सकते हैं, स्प्लीनेक्टमी कैल्सिफाइड स्प्लीन होगा, या फिर स्प्लीन नजर नहीं आएगा, ठीक है, वो आपके पास लगा सकते हैं, पोर्टाकैथ हो गया। इस तरह इसमें देखें स्प्लीनोमेगली है, बोन की डेंसिटी ऑल्टर्ड है, इस फीमोरल हेड को देखें और फिर इस फीमोरल हेड को देखें, यहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस चल रहा है। तो इसमें इसमें जो होते हैं एवास्कुलर एवियंस भी बड़े होते हैं, इसमें बोन इन्फार्क्ट्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें स्प्लीनोमेगली भी हो सकती है, इसमें स्प्लीनिक जो कैल्सिफाइड स्प्लीन होता है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी, वो फीचर्स भी होते हैं, बोन डेंसिटी भी ऑल्टर्ड होती है, आपके पास इंक्रीज बोन डेंसिटी या पैची बोन डेंसिटी होती है, और एच शेप वर्टेब्रा आपके पास होता है, ठीक है। तो ये सिकल सेल डिजीज का केस था, ये देखें स्प्लीनोमेगली, एच शेप वर्टेब्रल बॉडी, एवास्कुलर नेक्रोसिस, पैची बोन स्क्लेरोसिस, ठीक है। ओके, ये एक और केस है, ये देखिए एच शेप वर्टेब्रल बॉडी, बिल्कुल ये टिपिकल यहाँ पे एच शेप बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको सीटी पे ऐसे नजर आएंगे। बेसिकली जो इसका सुपीरियर और इंफीरियर एंड प्लेट्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, और ये होता है बोन इन्फाक्शन, ठीक है, ये आपके पास बोन इन्फाक्शन है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर इन द सेटिंग ऑफ अ सिकल सेल डिजीज आपके पास बोन इन्फाक्शन है और जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगी जैसे इसमें, तो उस वो फिर जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो साल्मोनेला की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, बोन इन्फाक्शन और एवियन में क्या फर्क है? बोन इन्फाक्शन जो होती है ना, जो मेडुलरी इन्फार्क्ट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली इन्वॉल्विंग द बोन। जो अगर एपिफिसिस में इन्फाक्शन हो तो उसको फिर हम एवियन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल वाइज कि एवियन सिर्फ फीमोरल जो किसी भी बोन का जो एपिफिसिस होता है ना उसमें होता है, वो और कहीं नहीं हो सकता। जबकि बॉडी में अगर बाकी जगहों पे कोई इन्फाक्ट हो रहा है, एवियन भी इन्फाक्ट ही है, लेकिन वो सिर्फ आपके एपिफिसिस में हो रहा है। जबकि अगर एक इन्फाक्ट बाकी जगहों पे हो रहा है तो फिर उसको हम इन्फाक्ट का नाम देंगे, उसको हम एवियन नहीं कहेंगे। अच्छा, बोन डेंसिटी हाई होती है इन केस ऑफ सिकल सेल डिजीज और ऑस्टियोमाइलाइटिस साल्मोनेला होता है। गॉचर्स डिजीज में बोन डिजीज ऑस्टियोपेनिक होती है, लेकिन ये जिसका क्लोज डिफरेंशियल स्पेशली अगर स्प्लीनोमेगली हो। ये एक और केस है, अब यहाँ देखें, यहाँ बोन इन्फाक्ट चल रही है, ठीक है, मैम ये इधर जो देखें लास्ट, हाँ जी, उसमें मोथ रिटर्न अपीयरेंस से नहीं आ रही है, अगर हम उसको फिर मल्टीपल माइलोमा की तरफ ले जाए जो लॉन्ग बोन का इमेज है, सॉरी ये ये वाला आप कह रहे हैं? ये वाला मैम। देखिए, मॉथ ईटन अपीयरेंस लिटिक होता है, ये स्क्लेरोटिक है, ठीक। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परमिएटिव पैटर्न, वो लिटिक होता है, दिस इज अ स्क्लेरोटिक अपीयरेंस मोर। ये उसकी पैटर्न उसी की तरह है कि डिफ्यूज सा है, बट दिस इज मोर स्क्लेरोटिक, ठीक, क्योंकि इन्फाक्शन है। ओके, इसमें देखें यहाँ पे इन्फाक्शन चल रही है, इधर एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रही है, स्प्लीन नहीं नजर आ रहा आपको, इसका मतलब है ऑटोस्प्लीनेक्टमी हुई है, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो चुकी है, उसकी वजह से राइट हिप ट्रांसप्लांट हो चुका है, सॉरी प्रोस्थेसिस लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत वर्टिब्रल हाइट्स भी रिड्यूस्ड है, इस जगह पे मोर कॉमन लगा है। तो ये एक इस तरह की इमेजेस जो होती है ना, उसमें अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको एक पोटा कैथ स्पेशली अगर आपको नजर आए, इसका मतलब है कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम चली, या तो पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जिसके लिए इसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिकल सेल डिजीज हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, या फिर कीमोथेरेपी उस पेशेंट की चल रही है। तो अगर आपको एक भी फाइंडिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस और ये सिकल सेल डिजीज की नजर आ रही है उस एक्सरे में, तो फिर आप बाकी जरूर ढूंढें कि भाई यहाँ पे अगर इन्फार्क्ट्स हैं तो मैं एवास्कुलर नेक्रोसिस भी ढूंढूं, मैं हिप को भी देखूं कि हिप में कोई वो चेंजेस नहीं है, वर्टिब्रल तो नहीं है, पैरावर्टिब्रल कोई कंपोनेंट तो नहीं है, ठीक है, स्प्लीन को भी देखूं, गॉल स्टोन्स भी देख लूं, ठीक है। सो bone marrow expansion with the cortical thinning, especially skull and spine, give an increased risk of fractures. Painful bone crisis इसमें होती है with the marrow infarction leading to osteolysis followed by sclerosis. Mottled appearance जो मैंने आपको कही, तो उसमें ये sclerosis is the main factor जो कि infarction की वो होता है। Premature fusion of the growth plates can occur, H shape, इसमें vertebral bodies होती है, osteopenia और osteomyelitis जैसे मैंने आपको कहा, salmonella और extramedullary hematopoiesis इसकी और complications हैं, ठीक है। This was, as you said, this is transient osteopenia and early phase of AVN हो सकता है, ये भी transient osteopenia है। हमारे पास देखिए जॉइंट स्पेस प्रिजर्व्ड है, कोई उसमें फ्लूइड नहीं है, सिर्फ फीमर में हमारे पास सिग्नल्स हैं, हमारे पास एसिटाबुलम में या आइलिक साइड ऑफ द बोन में सिग्नल्स नहीं है, ठीक है। कोई पैरावर्टेब्रल कोई पैरा आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट हमारे पास नहीं है,
प्लेन सिंपल सिर्फ हाई सिग्नल है बायलैटरल हिप जॉइंट्स में। तो यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों हो सकते हैं, ट्रांसिएंट बोन मैरो एडीमा, और इसको पहले इसको ट्रांसिएंट ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, लेकिन अ बेटर टर्म इज अ ट्रांसिएंट बोन मैरो एडीमा, इसलिए क्योंकि ये विदिन 6 मंथ से खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है, यूनिलैटरल बायलैटरल हिप पेन एंड टिपिकली रिजॉल्व ओवर अ कोर्स ऑफ 3 to 12 months. Radiograph may demonstrate regional osteopenia, but they're often normal. MR imaging usually diagnostic diffuse edema-like signal throughout the marrow femoral head and neck without evidence of a fracture lying on a focus of necrosis. ठीक है, और MR findings tends to fade along with the patient symptoms. तो इसमें हम follow-up imaging इसलिए recommend करते हैं कि हम AVN को exclude कर लें, तो that is important. इसको पिक करना, इसको फॉलोअप करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एवीएन को एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है। AVN, although this diagnosis typically reserved for case demonstrating irregular, often flame shape of abnormal subchondral signal tendency, then लेकिन वो अगर एडवांस केस हो, अर्ली ना। इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक कंफ्यूजन्स भी हो सकती है इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन के साथ अगेन जॉइंट फ्यूजन होंगे, ट्रॉमेटिक कंफ्यूजन के साथ आपके सॉफ्ट टिश्यूज में भी एब्नॉर्मलिटी होंगी, बट यू कैन कीप ऑल दीज इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा, ये हमारे पास बायलैटरल था, ठीक है, जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है, पेरी आर्टिकुलर है। एवीएन इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेक को इन्वॉल्व कर रहा है, एवीएन सिर्फ हेड पे होता है, ठीक है, सिर्फ एपिफिसिस में होता है। तो ये जॉइंट को तो पेरी आर्टिकुलर है, दूसरे बायलैटरल है। अब ये जिसमें ये अगर मैं आपसे कोई किसी से क्वेश्चन पूछूं, मैं कहती हूँ कि ये मेरे जहन में एक डिफरेंशियल आ रहा है, पिगमेंटेड वेलोनोडुलर साइनोवाइटिस। मैं कह सकती हूँ कि ये आप मुझे कन्विंस करें कि ये है या नहीं है। इफ एनीबडी कैन कमेंट ऑन इट, कोई मेरे साथ इस चीज मैम पे वो कर यूनिलेटरल होता है, गुड। टिपिकल यूनिलेटरल। तो ये क्या होगा फिर उसका क्लोज डिफरेंशियल? मैम बायलैटरल में हमारे पास अगर रिड्यूस स्पेस हो तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम कंसीडर कर सकते हैं विथ पेनस फॉर्मेशन, और अगर ये और एडवांस हो तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस विथ जियोड फॉर्मेशन। लेकिन बोन इसमें जॉइंट जो है वो नॉर्मल्स हैं, तो ये चेंजेस हम रूल आउट कर सकते हैं। जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए नहीं है क्योंकि जॉइंट स्पेस नॉर्मल है, ठीक है। और रूमेटाइड इज अ गुड डिफरेंशियल, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड इसकी डिफरेंशियल, जो उस दिन मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, अमाइलॉइडोसिस, ठीक है, ये अमाइलॉइडोसिस रिलेटेड है। तो वो जो होती है पिगमेंटेड वेलोनोडुलर साइनोवाइटिस यूनिलैटरल होता है, ये बायलैटरल होता है। इन्फेक्शन भी यूनिलैटरल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो भी जॉइंट स्पेस नारोइंग होती है। पिगमेंटेड वेलोनोडुलर साइनोवाइटिस यूनिलैटरल होता है। तो इमेजिंग क्राइटेरिया पेरी आर्टिकल सब वेल डिफाइंड, सबकॉन्ड्रल ल्यूसेंसीज होती है, चाहे अपने बोथ साइड्स होता है। मल्टीपल साइड्स टिपिकली बायलैटरल होते हैं, अनलाइक इन्फेक्टिव जो कि यूनिलैटरल होते हैं। नो जॉइंट स्पेस नारोइंग। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस आपकी नैरो होती है, सो इस तरह आप उससे डिफरेंशिएट करते हैं। सॉरी, नो बोन डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ सब आर्टिकुलर आपके पास ऐसे मल्टीपल ल्यूसेंसीज और बन रही होती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज वहां से बर्साइटिस ऑफन प्रेजेंट। एमआर में आपके पास जो होते हैं ओवरऑल जो बेस्ट होता है इवैल्यूएशन करने के लिए फॉर द ऑसियस पेरिआर्टिकल एंड सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस, लो सिग्नल ऑन T1, लो टू इंटरमीडिएट ऑन T2, अ फीचर दैट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट। लेकिन एमआर ऑब्वियसली इतना ज्यादा सिर्फ आपको सिर्फ एक्सटेंट ऑफ द डिजीज बता देगा कि इसमें ऑसियस कितना है, पेरिआर्टिकुलर ये कोई पैनस बना हुआ है या नहीं, या सॉफ्ट टिश्यू कुछ चीजें हैं कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें, और क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज है तो इसमें हेपाटोमेगली, स्प्लीनोमेगली, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज और जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स होंगी वो भी इन्वॉल्वमेंट आपको पता होगी। तो हम अगर इसको अमाइलाइडोसिस कंसिडर करेंगे तो पिगमेंटेड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेम अपीयरेंस होगी, इसमें जॉइंट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, बट वो यूनिलैटरल है, ये बायलैटरल होता है। इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, इसमें नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस में जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है, जॉइंट स्पेस डिजनरेटिव चेंजेस, ठीक है। मैम फिर अर्ली स्टेज ऑफ एवीएम से किस तरह से करेंगे? उसमें भी तो सबकॉन्ड्रल सिस्ट आती हैं। एवीएन नेक को इन्वॉल्व नहीं करता, इसमें नेक तक आती हैं चीजें, ये देखें, ठीक, सही। ठीक है, ये देखिए नेक तक जा रही। एवीएन शुड बी हेयर, और एवीएन बड़ा यहाँ सब कंट्रोल होता है। ये देखिए ये बड़ा सिस्टिक सी बन रही है, ठीक है। ये हेड को पूरे इन्वॉल्व कर रही है, नेक को पूरे इन्वॉल्व कर रही है, उसके साथ थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट भी आ रहा है। जॉइंट स्पेस इटसेल्फ देखिए कितना बड़ा मसला हो गया, लेकिन फिर भी जॉइंट स्पेस ठीक है, ठीक है। नॉर्मली देखिए मैम फिर जॉइंट हम इसे स्पेस, बिनाइन लीजन की तरफ भी क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्योंकि पेरियोस्टियल रिएक्शन नहीं है, जिस तरह से सिंपल बोन सिस्ट, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आती हैं, उस तरफ हम बिनाइनटी की तरफ क्यों नहीं इसको सिस्टिक लीजन बनाकर लेकर फिर जा सकते? देखिए बिनाइन सिस्टिक लीजन की तरफ आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, बट
मैंने आपको कहा ना, दिस इज आर्थराइटिस, एमाइलाइडोसिस आर्थराइटिस। वो आर्थराइटिस विल बी इन्वॉल्विंग बोथ साइड्स ऑफ द जॉइंट। ठीक, लेकिन मैम ये जो अगला अगला आपने इमेज दिखाया था नहीं, वो इसमें तो दूसरी एक साइड एक ऑफ, स्लाइस है, हाँ ये तो वो एक एक स्लाइस है स्लाइस ना, है ये तो जी एक स्लाइस में आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसा जी। है, लेकिन दिस इज एन आर्थराइटिस, अमाइलॉइड डिपोजिशन रिलेटेड आर्थराइटिस है ये। ठीक। आर्थराइटिस और किसी बोन लीजन में डिफरेंस यही है कि वो जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा और ये जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जी ठीक है। फिर अब ये देखें, ये नॉर्मल जॉइंट स्पेस हमारे पास ऐसी हो गई, और ये देखें अब ये ऑस्टियोआर्थ्रिटिक रिलेटेड जॉइंट स्पेस। अब इसमें सब आर्टिकुलर स्पेस जियोड्स हैं जो कि इधर भी है, दूसरी साइड पे है, लेकिन जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड है, स्क्लीरोसिस भी है, सब आर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है। ये देखें, ये सेम केस है। अब ये पिगमेंटेड वेलोनोडुलर साइनोवाइटिस है, क्योंकि ये एक साइड को इन्वॉल्व कर रहा है। ये देखें यहाँ पर, और ये देखिए नेक पे भी जा रहा है सब कुछ। इसी तरह का पिक्चर अगर बायलैटरल हो, यू विल थिंक ऑफ अमाइलाइडोसिस। ठीक। फिर ये जैसे उन्होंने कहा कि ये हाइपरपैराथायराइडिज्म था, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये देखिए एक ब्राउन ट्यूमर यहाँ पर है। इसके अलावा मुझे एक ये लगा था, ठीक है, एक ये है यहाँ पर, ये गैस शेडोज हैं ये जो है। और इस पे भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक लीजन है। तो मल्टीपल ब्राउन ट्यूमर्स हैं इसमें। दूसरा, इसमें ये सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन है यहाँ पर, ठीक है, इधर भी है, यहाँ पर भी थोड़ी सी है इन दो फिंगर्स में। तो ये हाइपरपैराथायराइडिज्म। फिर ये जो है, दिस इज द सुपर स्कैन। ये डिस्टल एंड ऑफ द क्लेविकल की है रिजॉर्प्शन। ये रूगर जर्सी स्पाइन हो गई। इसमें भी हमारे पास जो है थोड़ी सी सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन है। ठीक है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी या टर्शियरी हाइपरपैराथायराइडिज्म जो होता है, सॉरी सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हो गया, तो उसमें पैराथार्मोन लेवल हमारे पास ज्यादा होते हैं, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से सारे हर जगह पे रिजॉर्प्शंस हो रही होती हैं। सो फेलेंजीज ऑफ हैंड हो गए, कॉन्केव मार्जिन लॉक बोन या पे अटैचमेंट साइट्स होती हैं, वहां पर होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी इसमें हो सकते हैं, लूजर जोन जिसको हम, ये जो मैंने आपको दिखाए सूडो फ्रैक्चर्स, ये सारी चीजें भी इसके साथ हो सकती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में। ठीक है। और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ दिस। ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास ये ऑस्टियोमलेशिया लोन में भी हो सकता है, और ये रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में भी हो सकता है। और ये देखिए रूगर जर्सी स्पाइन है, जो कि एंड प्लेट, सुपीरियर एंड प्लेट की वो है। अच्छा जी, इसका हम अगर डिफरेंशियल लें ना इसको, तो इसके हमारे पास डिफरेंशियल्स आ जाते हैं कि ये ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोमलेशिया है। ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमलेशिया, ऑन्कोजेनिक का मतलब ये है कि या तो कैंसर की वजह से इटसेल्फ बोन इतनी खराब हो गई कि ऑस्टियोमलेशिया, या फिर जो कैंसर के रिलेटेड जो कीमोथेरेपी उससे खराब हो गई है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी और हाइपरपैराथायराइडिज्म में भी आपके पास इसी तरह की लूजर जोन्स आते हैं। लूजर जोन्स, इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स, ठीक है, और एक इसका क्या नाम है, सूडो फ्रैक्चर्स, ये तीनों एक चीज है। ठीक है। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में भी होते हैं। और पेजेट्स के पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है उस पर ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। वो पैथोग्नोमिक, वो उनकी पैथोफिजियोलॉजी यही होती है कि बोन इटसेल्फ इज एबनॉर्मल, उसकी वजह से इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर हो गया। लेकिन कॉमन वो मीडियल और लैटरल दोनों पे हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्वेक्स बॉर्डर होता है उस पर ज्यादा वो होते हैं कि वहां पर पे बोन ब्रेक करती है। ठीक है। यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फिर थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।